अस्सलामुअलैकुम जी, सुबह बखैर, क्या हाल चाल। आप देख रहे हैं ये प्रोग्राम जिसे हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक, और पब्लिक को मैं कहती हूँ वार्म वेलकम। और आप सब मुझे कहते हैं सुहाफजल। लाहौर की मौजूदा सूरत हाल क्या है ये आप सब अच्छी तरीके से जानते हैं, लेकिन तमाम तर सूरत हाल के बावजूद फौरी तौर पर इस्लामाबाद चलते हैं कि इस्लामाबाद की सिचुएशन क्या है, क्योंकि इमरान साहब की गिरफ्तारी कल सारा दिन मुअम्मा बनी रही और कल के सारा दिन लाहौर में जो भी हैपनिंग रही उसके साथ साथ मुख्तलिफ शहरों में भी मुख्तलिफ मुजाहरे हमने देखे गए, इस्लामाबाद, कराची में। तो इस्लामाबाद की क्या सूरत हाल है, हरमीत पाजी से हम इस सवाल से जान लेते हैं। हरमीत, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाहौर। जी वालेकुम सलाम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपने दुरुस्त फरमाया कि कल जिस किस्म की सिचुएशन थी, जिस किस्म के हालात थे, ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं कश्मीर फतह हो रहा है। और एक तरफ तो हम देख रहे कि कारकुनान जो है उन पर तशद्दुद किया, तो कारकुनान ने भी पथराव और डंडे बरसाए। तो ऐसा लग रहा था कि कहीं ना कहीं हम वो विजुअल जो हम कभी पाकिस्तान टेलीविज़न पे देखा करते थे कि जब फ़लस्तीन और वहाँ पे इसराइली फ़ौज आमने सामने उनका होता था और पथराव होता था और ज़ख्मियों को एक एम्बुलेंस में लेके जाया करते थे। हमने ये सारी सिचुएशन कल पूरी देखी और रात भर हमने मुख्तलिफ जो शेलिंग की चीज़ें थीं, और फिर इवन हद तक ज़मान पार के अंदर, फिर घर में अंदर जाकर जिस किस्म की सिचुएशन थी। लेकिन आपने दुरुस्त फरमाया कि हमने मुख्तलिफ शहरों में देखा कि PTI के कारकुनान आए और उन्होंने एहतजाज किया, ख़ासकर जो रावलपिंडी मरी रोड है, फैज़ाबाद का जो जंक्शन है। फैज़ाबाद का जंक्शन हमेशा जब भी इस किस्म की सिचुएशन होती है तो वहाँ पे हम देख रहे हैं कि लोग निकल आते हैं। और आज सुबह भी मैं देख रहा था कि पंजाब की जो पुलिस है, क्योंकि वहाँ पे हुदूद शुरू होती है इस्लामाबाद की पुलिस की और वहाँ से पिंडी की, तो फिर पिंडी की यानी पंजाब की जो पुलिस है वो वहाँ पे मौजूद थी। और कल हम देख रहे थे कि रात को रात जो है वहाँ पे पथराव भी हुआ, शेलिंग भी हुई। तो ये तमाम तर सिचुएशन हमने मुख्तलिफ शहरों में भी देखी और कई लोगों को गिरफ्तार किया। कराची में भरपूर तरीके से लाठीचार्ज हुआ, पेशावर में बड़े बुरे हालात थे इस किस्म के वहाँ पे गिरफ्तारियां भी हुई और बहुत ज़्यादा जख्मी जो है वो हरमीत, ये जो डिटेल सूरत हाल है इस पर हम बात भी करेंगे, हम बात जरूर करेंगे इस पर। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली लाहौर की सूरत हाल और इस्लामाबाद की या कराची की सूरत हाल तो आप न्यूज़ में बिफोर आफ्टर देखते रहे, लेकिन अभी करंट सिचुएशन ये कि पेशकदमी की गई है रेंजर्स की जानिब से दोनों अतराफ ज़मान पार की। अगर खासतौर पर बात की जाए, केनाल रोड को मुकम्मल तौर पर कल ब्लॉक किए रखा, मैदान जंग का सा मंजर और एक गिरफ्तारी जिसको हम कहेंगे इस्लामाबाद और लाहौर की पुलिस सिर्फ एक ही मसले पर 400 से 500 अहलकार वहाँ पर मौजूद थे। लेकिन अगर PTI के कारकुनान की, मुजाहिरीन की बात की जाए तो वो भी बड़ी तादाद में ज़मान पार के बाहर ही मौजूद थे। बारहा कोशिश की गई कि इमरान खान साहब के घर के अंदर दाखिल हुआ जाए या ज़मान पार की हदूद को क्रॉस किया जाए, लेकिन मुजाहिरीन जो है बड़ी तादाद में मौजूद थे, डंडा बरदार भी थे, उनके पास असलहा भी मौजूद था। और इसके अलावा अगर हम बात करें लाठीचार्ज की, शेलिंग की और वाटर कैनन की, इन तमाम चीज़ों का इस्तेमाल किया गया पुलिस की जानिब से बड़ी तादाद में। सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ वीडियोज़, पिक्चर्स हम देखते रहे ऑन एंड ऑफ। लेकिन अभी सूरत हाल ये है कि रात एक बड़े और लंबे ऑपरेशन के बाद आज सुबह दोबारा से ये कहा जा रहा है कि शेलिंग का दोबारा से वहाँ पर आगाज़ कर दिया गया है। लाहौरियों को चूंकि शदीद मुश्किलात का सामना है। केनाल रोड आपको पता है कि मेन स्ट्रीम एरिया है, ऐसी शाहरा जो कि कनेक्ट करती है तमाम कनेक्टिव एरिया से, तो लोगों को अपने ऑफिस जाने में, स्कूल जाने में, यूनिवर्सिटी कॉलेज जाने में शदीद परेशानी का सामना इस वक्त करना पड़ रहा है। और दो हरमीत, हमने ये भी देखा कि कराची में बहुत मुजाहरे किए गए हैं और ये ऑपरेशन ऐसा लग रहा था कि मतलब दहशत गर्दों को पकड़ने के लिए भी इस तरह का ऑपरेशन, इस तरह के मनाजिर हमने पाकिस्तान में पहले नहीं देखे, बहुत सारे दूसरे ममालिक में देखे, लेकिन एक गिरफ्तारी के लिए कल जो मनाजिर हमने, एक मैदान जंग की सी सूरत हाल थी पूरे ज़मान पार की। मुजाहिरीन भी हटने का नाम नहीं ले रहे थे और इमरान खान साहब ने बारहा अंदर से खिताब भी किया अपने कारकुनान से वीडियो लिंक के जरिए, लेकिन वो ये भी कहते हैं कि मुझे गिरफ्तारी देने में कोई मसला नहीं है, लेकिन ये केसेस इस तरह के हैं कि गिरफ्तारी इस पर बनती नहीं है और मुझे मेरी जान को खतरा है, तो मेरा वीडियो लिंक के जरिए पेशी जो है वो उसको मंजूर किया जाए, कबूल किया जाए या मुझे उसकी इजाज़त दी जाए। देखिए, बात बिल्कुल आपकी दुरुस्त है। एक तरफ हम देख रहे थे कि बेशर्मी की इंतहा ये है कि जो निगरान सेटअप है, आप अंदाज़ा लगा लें कि ज़मान पार्क और इन इलाकों को, धर्मपुरा, ये जितने भी इलाके बनते हैं, यानी पूरी लाहौरियों पर ये असर पड़ता है। एक तरफ PSN का इवेंट, इतना बड़ा इवेंट, और आपको पता है कि उसकी जो फॉरनर है उनको यहाँ पे लाना बड़ा मुश्किल काम होता है उनको, क्योंकि एक तरफ हम एक बहुत बड़ी लॉबी हमारे खिलाफ काम कर रही है, उसमें कोई शक नहीं कि जो खारजा पॉलिसी हिंदुस्तान की है उसको
को हम अभी तक मात नहीं दे पाए। उसकी वजह यही है कि हर प्लेटफॉर्म पे वो हमें मात दे रहे हैं। तो ऐसे में हमने जो खिलाड़ियों को इधर अट्रैक्ट किया, पाकिस्तान यानी हमने बारहा ये बावर कराने की कोशिश की कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है और वो यहाँ पे आए। इसी सिचुएशन में इस किस्म के हालात क्रिएट करना मरियम नवाज साहब की ख्वाहिश है और ख्वाहिश जो है वो अब पूरी करने के लिए भरपूर कोशिश की जा रही है। और आप अंदाजा लगा ले कि राना सनाउल्लाह साहब का जो बयान था कि मैं इस फितने को मिटा दूंगा, यानी एक वजीर दाखिला जो है इस किस्म का बयान देता है, तो फिर आप अंदाजा लगा लें कि आगे अगर गिरफ्तारी होती है तो फिर क्या हशर होगा खान साहब के साथ। और हमने माजी में भी देखा जितने भी पॉलिटिशियन को गिरफ्तार किया तहरीक इंसाफ के, तो उन पर उनकी वीडियोस बनाई गई, उन पर जिस तरह तशद्दुद किया, उनके नाजुक अज़ा पर तशद्दुद किया गया। तो इस किस्म की तज़ीक आमेज़ चीज़ें अगर की जाती हैं तो फिर तो मुश्किल होता है। और हमने बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखी हैं और आपने दुरुस्त फरमाया कि एक तरफ इलेक्शन जो है वो सर पे आए हुए हैं, आपकी मईशत का बेड़ा गर्क है, IMF मानने को तैयार नहीं है। कल हमने देखा कि अमेरिका से मुख्तलिफ लोगों के जो ट्वीट्स आ रहे थे उसमें भी हम ये देख रहे थे कि आपका सबसे बड़ा मसला ये है कि आप इलेक्शन करा दें, आप एक सॉफ्ट तरीके से इस मुआशी बहरान से भी निकल सकते हैं, सियासी अदम इस्तेहकाम जो बना हुआ है प्लेटफॉर्म पे बैठ के इसका हल निकालें। लेकिन नहीं, हमने एक दूसरे को खुश करना है। हमने ताकत के जरिए, जब हम ताकत की इस कुर्सी पर बैठ जाते तो हमारी सोच होती कि हमने अपने दुश्मन, क्योंकि हमने अपोजिशन नहीं समझना होता है, हमने उसको अपना दुश्मन समझना होता है, फिर हमने उसको कैसे जेर करना है। तो वो कल की सिचुएशन आप अंदाजा लगा लें, एक तरफ मरियम नवाज साहिबा की रही थी जलसे में, जिस तरह वो खुशी बादशाह उसकी खुली हुई थी, और दूसरी जानिब ऑपरेशन जिस तरह से चल रहा था, जिस तरह कारकुनान पे तशद्दुद हो रहा था। तो ये पुलिस वाले, मैं उन पर भी मुझे तकलीफ होती है। कल की बात है, मैंने एक पुलिस वाले को लिफ्ट दी तो वो जाते जाते उसने मुझे बताया कि पाजी बड़ी मुश्किल सूरत हाल है, एक तरफ तो जो तनख्वाह मिलती है वो 15 दिन भी गुजर नहीं पाते सही ढंग से, और ऐसे में एक पुरअमन शहर था इस्लामाबाद, लेकिन सुबह हम 5 बजे उठते हैं, डंडा उठाते हैं, नहीं दिल करता कि अपने लोगों पे डंडे बरसाएं, लेकिन हमारी मजबूरी है। कभी हम जख्मी होके जाते हैं, हमारे भी बच्चे हैं, हमारी भी फैमिलियां हैं। और अगर DIG ऑपरेशंस की बात की जाए, जो इस्लामाबाद से भाई नफरी के साथ लाहौर गिरफ्तारी के लिए पहुंचे, उन तमाम कारकुनान के एहलकारों की बात की जाए तो शदीद जख्मी वो भी हुए हैं, लेकिन असलहा बरदार वो तमाम वाटर कैनन का, लाठी चार्ज का और शेलिंग का इस्तेमाल उनकी जानिब से भी किया गया। हाँ, अलबत्ता मुजाहिरीन जो PTI के कारकुनान के तौर पर वहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने भी प्रॉपर जवाब दिया, पेशकदमी करने नहीं दी, आगे नहीं बढ़ने दिया, मुसलसल जो है वो रेजिस्ट करते रहे। तो खैर ये सूरत हाल जो है वो मजीद गंभीर होती फिलहाल दिखाई दे रही है। चूँकि हम मॉर्निंग शो कर रहे हैं, लेकिन करंट सिचुएशन इस वक्त वहाँ जो भी है न्यूज़ में आप उसको देख रहे होंगे, हम भी ऑन एंड ऑफ आपको इस हवाले से अपडेट करते रहेंगे। बहरहाल ये सूरत हाल कहाँ जाके थमेगी, आज कल सारा दिन यही सबसे बड़ा सवाल रहा पूरे मीडिया में कि इमरान खान साहब को कैसे गिरफ्तार करना है, उसके वारंट तो उनके पास मौजूद है, कैसे गिरफ्तार करना है। और इस तरह की कार्रवाई या इस तरह की हमने गिरफ्तारी पहले नहीं देखी कि एक शख्स, एक सियासतदान को गिरफ्तार करने के लिए इतनी बड़ी तादाद में वहां पर दोनों इस वक्त सिटीज की पुलिस मौजूद है, रेंजर्स को तलब कर लिया गया है, मुजाहिरीन बड़ी तादाद में मौजूद है, पानी वहां मौजूद नहीं है, कारकुनान जख्मी है। इर्द गिर्द के घर, जो जमान पार्क के इर्द गिर्द के घर है रिहायशी, उनका ये कहना है कि शेलिंग सिर्फ जमान पार्क उनके घर नहीं की गई इमरान खान साहब के, बल्कि हमारे घर भी शेलिंग गिल्स जो है वो मौजूद है और वो हमारे घर पे भी अटैक कर रहे हैं। खैर इसको डिटेल में डिस्कस करेंगे अपनी आज की टॉप स्टोरीज में। पॉलिटिकल सेगमेंट में ऑब्वियसली हमारे पास यही है जो हमने आपसे डिस्कस करना है, लेकिन चलते हैं अपने टिपिकल रनडाउन की तरफ। और भी बहुत सारी चीज़ें जो कि आज गुड मॉर्निंग पब्लिक के रनडाउन का हिस्सा है। टॉप ऑफ दी ऑल एक खबर आपसे शेयर करनी है। हम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान में रहते हैं और इक़दार और हमारी वैल्यूज़ और नॉर्म्स जो हैं उनको हम रिप्रेजेंट करते हैं और हमारा कामिल ईमान है बहुत सारी बातों पर। माइनॉरिटीज़ खासतौर पर जो पाकिस्तान में, हमारी कोशिश ये है हम इस स्क्रीन के थ्रू, हरमीत पाजी हो, मैं हूँ या हमारे मुतल्लिका महकमा जात हो, तमाम लोगों को उनके हकूक़ देने के लिए हमेशा कोशिश की जाती है कि हम जो भी कर सकें वो ज़रूर करें। लेकिन अगर हम दीगर ममालिक की बात करें तो वहाँ पर ऐसी खबरें और ऐसे केसेस जो है वो सामने आते रहते हैं। अभी आपको एक खबर देंगे, बरतानवी मल्टी मिलियनेयर एल्फी बेस्ड JR ने इस्लाम कबूल कर लिया है। बेसिकली ये मल्टी मिलियनेयर हैं और 1990 में इन्होंने एक मोबाइल शॉप से अपने काम का आगाज़ किया और बड़ी इस वक्त उन शख्सियात में इनको काउंट किया जाता है जो कि मल्टी मिलियनेयर हो और इसके साथ साथ बड़े बड़े कारोबार। और अगर हम संडे टाइम्स की बात करें तो अमीरों की फहरिस्त में इनका नाम भी बिल्कुल दर्ज है। और इसके अलावा करंटली अगर हम इनकी सिचुएशन की बात करें तो मोबाइल होम पार्क कंपनी वाइल्ड क्रिस्ट पार्क के ये मौजूदा चेयरमैन भी हैं। लेकिन उनका कहना ये है, स्टोरी दरअसल आपको बताने का मकसद ये है कि उनका कहना ये कि मैं इस्लाम से और मुसलमानों से यकीनन इंस्पायर था, उसके बाद मैंने इस चीज़ का फ़ैसला किया कि मैं कुरान पाक पढ़ूंगा।
पहले कुरान पाक पढ़ा हरमीत, और उसके पढ़ने के बाद फिर उन्होंने इस्लाम कबूल किया। और जब उन्होंने ये चीज़ अनाउंस की तो उन्होंने एक ही कैप्शन लिखा, और उसमें ये था कि जिसको अल्लाह पाक हिदायत दे वही जो है वो बाखबर रहता है, और वही जो है वो इस चीज़ की उसको तौफीक होती है कि वो इस्लाम कबूल करे या राह रास्त पर चले। इसके अलावा कोई चीज़ भी आपको कन्विंस नहीं कर सकती। तो एक बड़ी अच्छी खबर थी, मैंने सोचा प्रोग्राम के आगाज़ में आपसे शेयर करें। और हरमीत यकीनन ये मुसलमानों के लिए और तमाम लोगों के लिए जो रहते हैं और जो दीन इस्लाम को मानते हैं उनके लिए बड़ी अच्छी खबर है। बिल्कुल, आपने दुरुस्त फरमाया। वैसे हमारे पुश्तों में बड़ी खूबसूरत सी गज़ल है कि वैसे मैं अगर पुश्तों में गाऊं तो बड़ा मज़ा आएगा। हाँ, ज़रूर ज़रूर ज़रूर। मंजिल द टोलो यो देखो सफ़र जुदा जुदा, यानी मंजिल एक ही है, सफ़र रास्ते अलग अलग है। हर दीन धर्म के मानने वालों का मानना यही है कि हमारा धर्म अच्छा है, दूसरे का मज़हब अच्छा है, और यही एक तरीक़ाकार है। और मैं समझता हूँ कि यही आपको जो चीज़ पसंद है, यानी आपको लगता है कि हाँ मुझे यहाँ पे तस्कीन मिलती है, तो वाई नॉट, इस पर कोई एतराज़ नहीं होना चाहिए। और चाहे वो किसी ने मुसलमान होना है, किसी ने दूसरा मज़हब इख्तियार करना है, तो ये उस शख्स की उसको ये आज़ादी होनी चाहिए। मैं तो इस चीज़ पर यकीन रखता हूँ। और बात है, हर मज़हब हर धर्म जो है वो प्यार अमन की भाषा सिखाता है, मोहब्बत सिखाता है, इंसानियत से प्यार सिखाता है, मांगी सिखाता है। तो मेरे ख़्याल में अगर उनको ये रास्ता अच्छा लगा है तो कमाल है जी। और वाकई में मुसलमानों के लिए बहुत बड़ी बात है, खुशखबरी की बात है कि एक शख्स जो बेलिनियर है और किसी और मज़हब से ताल्लुक़ रखता है वो मुसलमान हो गया, लेकिन एक्सेप्टेंस सबको जो है वो भी कबूल करनी चाहिए सबकी। ये एक मेरे ख्याल में अच्छा। और आपकी नज़म बहुत अच्छी है हरमीत, जिसका मकसद वाकई ये है कि हर किसी का कामिल ईमान और तकाज़ा अक़ीदत और इस तरह के ईमान जो है वो सबके मुख्तलिफ हो सकते हैं, लेकिन मंजिल जो है वो एक ही है कि हमारा रब है या हमारा एक चलाने वाला है, और उसकी हमने पैरवी करनी है, उसकी हमने अताअत करनी है, उसके बताए हुए रास्ते पर चलना है। तो बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि मंजिल एक है, बस रास्ते ज़रा जुदा जुदा हैं, और हर किसी का अपना अक़ीदा है जिस पर वो चल रहा है और वो चलता चला जा रहा है। खैर, प्रोग्राम में हम भी आगे बढ़ेंगे और आपको आज का रनडाउन शेयर करेंगे। चलते हैं अब स्टोरीज़ की तरफ। तो टॉप स्टोरीज में टॉप ऑफ द ऑल हमने आपको ये बताना है कि इस वक्त मौजूदा मुल्क की सूरत हाल में जो लाहौर इस वक्त मेन हब बना हुआ है ज़मान पर ख़ास तौर पर, और वहाँ पर भी मौजूदा क्या सूरत हाल है। इमरान खान साहब के वारंट गिरफ्तारी जारी होने के बाद इस्लामाबाद और लाहौर पुलिस जो है वो इस वक्त एक ही तगोदो में है कि इमरान खान साहब को गिरफ्तार कर लिया जाए, लेकिन उनकी फोर्स ही कहूँगी खैर में, लेकिन मुजाहिरीन और PTI कारकुनान बड़ी तादाद में ज़मान पार्क के बाहर मौजूद है, जो बिल्कुल भी एक तरफ से घेराव किया हुआ है पूरे ज़मान पार्क का। पुलिस की नफरी, चाहे वो रेंजर्स हों, पुलिस इस्लामाबाद की हो, लाहौर की हो, उनको आगे बढ़ने नहीं दिया जा रहा। लेकिन पुलिस की जानिब से भी बारहा कोशिश की जा रही है, और आज दिन के आगाज़ में कोशिश एक बार फिर से शुरू कर दी गई है। कल सारा दिन आपने लाठीचार्ज और शेलिंग और वाटर कैनन का इस्तेमाल देखा, जिसमें बड़े तादाद में कारकुनान भी ज़ख्मी हुए हैं। और इसके साथ साथ जब जवाबी कार्रवाई कारकुनान की जानिब से आई तो हमने ये देखा कि बहुत सारे एहलकार, पुलिस एहलकार भी ज़ख्मी हुए हैं। DIG ऑपरेशन जो है उनको भी काफ़ी ज़ख्म आए, जिसके बाद SP ने जो है वो चार्ज कल सारा दिन संभाले रखा। लेकिन आज की करंट सूरत हाल अभी ये है कि वहाँ पर बड़ी तादाद में रेंजर्स पहुँच चुके हैं। तो सिचुएशन जो भी है उस हवाले से आपसे हम ये डिस्कस करेंगे। अभी प्रोग्राम में आगे बढ़ेंगे और आगे बढ़कर आपको बताएंगे कि आज के रनडाउन में हमने एक और चीज़ आपको सिखानी है, जो कि आजकल हम बिल्कुल नहीं करते, कोशिश बहुत करते हैं लेकिन हमसे होती नहीं है। वो है हमारी टाइम मैनेजमेंट। कहते हैं ना, बस वक्त कीमती होता है, ना पैसा, ना आपकी दौलत, और बहुत सारी चीज़ें ऐसी जिनको हम कीमती समझते हैं वो दरअसल कीमती होती नहीं है। कीमती सिर्फ आपका वक्त होता है, जो आप अपने किसी काम को देते हैं, अपने किसी शौक़ को देते हैं, अपने किसी प्यारे को देते हैं, अपने रिश्तेदारों को देते हैं, या व्हाट्सोएवर। लेकिन टाइम मैनेजमेंट कितनी ज़्यादा ज़रूरी है। हरमीत, आपने सुना होगा आजकल, मतलब मैं तो ये बहुत ज़्यादा कोट करती हूँ, टाइम इज़ रनिंग लाइक अ बुलेट। मतलब पहले वक्त गुजरता था तो पता लगता था कि ओके ठीक है, समर वेकेशन आई हैं, ओके आ गई हैं, ईद आई है, रमज़ान आया है, संडे मंडे, लेकिन अब ऐसा लगता है कि अभी हम प्रोग्राम शुरू करते हैं फर्स्ट वर्किंग डे ऑफ द वीक और देखें ऐसे करके पूरा हफ्ता गुजर जाता है। तो पता नहीं है वर्क में वो ठहराव रहा नहीं है वक्त में, और हम बस भागते चले जा रहे हैं। अच्छा, वैसे बात आपकी दुरुस्त है कि वक्त का बड़ा कीमती होता है और इस वक्त से ही फ़ायदा उठाना चाहिए। लेकिन हम उमूमन देखते हैं कि यहाँ शहरों में या जो हमारे जैसे लोग काम करते हैं तो उनको नहीं मालूम होता कि वक्त कैसे गुजरा। और मैं दुरुस्त फरमाया कि मंडे का दिन आता है, फिर हम देखते हैं फ्राइडे पहुँचा है, फ्राइडे गुजरता है, हम वीकेंड की कॉल देते हैं और भैया फिर मॉर्निंग आते हैं तो मंडे होता है। लेकिन अगर आप
जाती हैं या जाते हैं देहात की ओर, तो वहाँ पे फिर मौसम मुश्किल जो है या वहाँ का जो दिन जो है, ये जो वक्त जो है वो गुजरता नहीं, और पूरा टाइम आपको बड़ा ज़बरदस्त तरीके से स्पेंड करना पड़ता है दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ, कहीं ना कहीं आसपास के मौसम को आप एंजॉय करते हो, तो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं आपको वहाँ पे मिलती हैं। लेकिन शहरों की जो भाग दौड़ है और तेज़ी है, टाइम बड़ी तेज़ी से गुजरता है, तो जाहिर बात है काम में आप जब मसरूफ़ होंगे तो ऐसे ही होगा। बस मसरूफ़ ज़िंदगी अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। अगर आप मसरूफ़ रहते हैं तो मसरूफ़ रहें, और खाली दिमाग वैसे शैतान का घर होता है, लेकिन अगर आप मसरूफ़ हैं तो फिर भी टाइम मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। घर वालों को भी टाइम देना है, काम को भी, और टॉप ऑफ दी ऑल अपने आप को भी टाइम देना है। सो मी टाइम इज़ वेरी ज़रूरी, और ये मी टाइम या टाइम मैनेजमेंट हमने आपको आज के प्रोग्राम में सिखानी है। ये थोड़ी सी छोटी छोटी टिप्स हम भी आपको देंगे, कुछ टिप्स आपसे ले लेंगे कि आप अपना टाइम कैसे मैनेज करते हैं, इसको आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आगे बढ़ेंगे, और एक खबर ऐसी भी है कि पंजाब में इस वक्त महंगाई की सूरत हाल, चूँकि सारी तवज्जो जो है वो इमरान खान साहब की गिरफ्तारी की तरफ है, तो बाकी तमाम तर जो हम सूरत हाल देख रहे थे, वो महंगाई की सूरत हाल हो, माशी सूरत हाल हो, IMF के साथ स्टाफ लेवल का मुआहदा हो, या फिर इलेक्शन का शेड्यूल हो, ये सारी चीज़ें ज़रा फिलहाल तो निगलेक्ट हो रही हैं। फिलहाल तो हमने इसको स्लिपिंग मूड पर डाल दिया है, लेकिन आपको खबर देना भी ज़रूरी है। पंजाब में आटे पर सब्सिडी ख़त्म करने का फैसला किया गया है। रमज़ान करीब आ गया है, और हरमीत कल मैं परसों खबरें देख रही थी, पूरी दुनिया में जहाँ जहाँ मुसलमान रहते हैं वहाँ पर बड़े बड़े डिपार्टमेंटल स्टोर्स में रमज़ान पैकेज अनाउंस किए गए हैं। मैं तो ये खबर कल पढ़ी थी कि 400-500 से ज़ायद अशिया पर रमज़ान की वजह से डिस्काउंट लगा दिए गए हैं मुख्तलिफ ममालिक में, जहाँ पर इस्लाम और मुसलमानों की तादाद इतनी सी है, थोड़ी सी छोटी सी। तो अब वैसे अगर मैंने जितना भी सोहा बाहर वक्त गुजारा, या मैंने पाकिस्तान में, क्योंकि जाहिर बात है हम उमूमन, मैं बड़ा शरारती भी था, और स्कूल में जब भी बात आती थी तो मैं इस्लामियात में सबसे ज़्यादा पहली पोजीशन मेरी होती थी। तो इस्लामियात को मैंने जितना पढ़ा, इस्लाम को जितना पढ़ा है, तो आप ये देखें कि दीगर मामलात 90% है और 10% आपके इबादात हैं। तो हम यहाँ पे देखें कि हमने दीगर मामलात को भुला दिया है, सिर्फ इबादत पे वो तवज्जो दी है। लेकिन अब आप देखें कि कल मैं दुकानदार से पूछ रहा था, तो उसने मुझे बताया कि एक वीक में 6 लाख रुपया मैंने कमाया है, सिर्फ चीनी आटे की जो प्राइस है उसमें 100 रुपये का जो इजाफा हुआ है। अब रमज़ान आ रहा है, तो उसने मुझे कहा हरमीत आपके पास अगर पैसे हैं तो इन्वेस्ट कीजिएगा, मैं आपको बहुत ज़्यादा अमाउंट दूंगा, यानी आप 10-15 लाख रुपए इस रमज़ान के महीने में सिर्फ एक हफ्ते में कमा सकते हैं। तो कमाई का जरिया हमने रमज़ान को बना दिया है। लेकिन जिन्हें हम आपकी भाषा में काफिर कहा जाता है, वो भी समझते हैं कि ये जो महीना है मुबारक महीना है और किसी के लिए बड़ा मुतबरक है, तो कहीं ना कहीं वो 70% ऑफ लगा लेते हैं। हम उमूमन इस महीने का इंतजार करते थे कि जाके अपने लिए शूज़ ले लें, अपने लिए कपड़े ले लें, क्योंकि बाहर दुनिया में पैसा कमाना भी बड़ा मुश्किल होता है और आपको लगाना भी बड़ा मुश्किल होता है। तो फिर इंतजार होता था कि दिवाली आएगी, वैसाखी आएगी या रमज़ान आएगा, तो ये बड़े बड़े पैकेजेस हम बाहर दुनिया में देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान की सूरत हाल बहुत गंभीर है, और यहाँ पे आप देखें कि अब बहुत सारी बातें करेंगे तो फिर खुल के करेंगे तो बहुत सारी चीज़ें आएगी। लेकिन बहरहाल ख्याल रखना चाहिए, ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बेरोज़गार हो जाते हैं, जिनको काम नहीं मिलता, मुश्किल से वो सर्वाइव करते हैं। तो एक दूसरे का ख्याल रखना चाहिए। और हरमीत, हम बस इस बात पे कंसाइज कर देते हैं सारी सूरत हाल को कि जिनके पास इक़्तिदार है, ताकत है, जिनकी जिम्मेदारी है, उनसे सवाल किया जाएगा। आपका कामिल ईमान है इस बात पे कि आप पे राया की सवाल हमसे भी किया जाएगा, इख्तिदार वालों से। क्या इख्तिदार, क्या मेरे बस में नहीं है कि आटा मैं सस्ता बेच सकूं, मेरी दुकान में मैं मुनाफा कम कमा सकूं। और खास तौर पे आपने जो बात कोट की है ना, में बैठे लोग आपने जो बात की है ना, उसी बात को मैं सेकंड करती हूँ कि आपको जिसने इन्वेस्टमेंट करने का ये ऑप्शन दिया ना, वो जरा सोचे कि इस एक वक्त में कमाना उनके लिए या प्रॉफिटेबल कमाना कितना ज्यादा जरूरी हो गया। तो ठीक कह रहे हैं आप, अखलाकी जिम्मेदारी भी है आपकी, मुआशरती जिम्मेदारी भी है। अगर आप अपनी जिम्मेदारियां पूरी करेंगे, वो सुना नहीं आपने, जैसी राया होते वैसे हुक्मरान होते हैं, तो अपने आप को भी थोड़ा सा बेहतर करना जरूरी है। रमजान का महीना आ रहा है, अपने एंड से अगर आप किसी को थोड़ा फैसिलिटेट कर सकते हैं तो आपको जरूर करना चाहिए। यू आर वेरी राइट। प्रोग्राम में खैर आगे बढ़ते हैं, हमने आपको देनी है आज की टॉप स्टोरीज पे सारी डिटेल हम आपको देंगे अपने पूरे 2 घंटे के प्रोग्राम में। अब चलते हैं अपने डेली डोज की तरफ। तो डेली डोज में पहली खबर आपको देते हैं, बड़ी पुरानी खबर है। फ्लॉपी का नाम तो आपने सुना होगा, लेकिन पहले सुना था, किताबों में पढ़ा था, पता नहीं अचानक से मैंने फ्लॉपी का नाम लिया होगा तो आप रिकॉल करना शुरू हो गए होंगे, ये कौन सी फ्लॉपी की बात हो रही है। बड़ा पढ़ा था, कंप्यूटर साइंस में फ्लॉपी के बारे में आपने बहुत स्टडी की होगी। लेकिन अब आपको पता है टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा आ गई है और हर चीज़ पोर्टेबल हो गई है, आपका मोबाइल फ़ोन, आपका लैपटॉप, आपके आईपैड्स, ये सब चीज़ें। लेकिन अभी भी एक ऐसा रेस्टोरेंट जो कि मैं आपको दिखाने जा रही हूँ, दुनिया का ऐसा रेस्टोरेंट जिसकी 50 से ज़ायद ब्रांचेस हैं और तमाम की तमाम ब्रांचेस में
फ्लॉपी डिस्क इस्तेमाल होती है। ये एम्प्लॉय है वहाँ का, जो कि आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। वहाँ पर कार्टूनिक रोबोटिक्स जो है वो इस्तेमाल होते हैं और उनकी रोबोट को सिस्टम को अपडेट करने के लिए, जो सिस्टम के अंदर जब फ्लॉपी डिस्क डाली इस मुलाजिम ने उसका अपडेट करने के लिए, तो इस पूरे की उन्होंने वीडियो बना ली और वीडियो बना के उन्होंने अपलोड कर दी सोशल मीडिया पे। और लोगों के लिए इंटरेस्टिंग, हरमीत देखिए इस तरह से अब हमारे लिए चीज़ें इंटरेस्टिंग हो गई है। ऑब्वियसली ये चीज़ें पुरानी हो गई हैं, तो पुरानी चीज़ों को जब हम देखते हैं तो हम रिकॉल करते हैं कि हाँ हमने भी इनके साथ काम किया हुआ है, इनको पढ़ा हुआ है, तो अब ये चीज़ें एंटीक हो गई हैं। तो खैर ये वीडियो काफ़ी लोगों ने लाइक की है। अगर आपको भी कोई फ्लॉपी घर में पड़ी हुई है तो आप भी उन एंटीक लोगों में शामिल हो सकते हैं। लेकिन मेरा ख्याल हरमीत कि अब इसका इस्तेमाल होता है। हाँ अलबत्ता पिछले कुछ सालों, 2-3 सालों से पहले तक भी इसका इस्तेमाल किया जाता था। अमेरिका के जो एटमी हथियार है उनके सिस्टम को अपडेट करने के लिए फ्लॉपी इस्तेमाल की जाती थी। लेकिन अभी फिलहाल हमें ये रेस्टोरेंट ही मिला है पूरी दुनिया में जिसकी 50 से ज़्यादा ब्रांचेस है जो अब तक फ्लॉपी का इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, वैसे सो आपने तो फरमाया कि बहुत सारी चीज़ें जो हमारी रोज़मर्रा के इस्तेमाल में होती हैं, फिर एक ऐसा वक्त आ जाता है कि वो फिर एंटीक बन जाती हैं। और अभी हमारे यहाँ तो ये रुझान अभी तक था 2-3 साल कबल, और फिर ये मामला जो है वो ख़त्म हुआ। लेकिन वही पुरानी चीज़ें जब रिपीट में आती हैं तो बड़ा अच्छा भी लगता है और कहीं ना कहीं उस वक्त में खो जाने का भी दिल करता है। तो ऐसी चीज़ें, और हमने ये देखा है कि दुनिया भर में बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जिनकी ख्वाहिश होती है कि वो एंटीक पीस जितने भी हैं वो उनके घरों में पड़े रहें और कहीं ना कहीं जो है वो औरों को भी दिखाएं कि भैया ये एक दौर था जब ये ज़्यादा, एक तो ये बहुत ज़्यादा कीमती भी था और कहीं ना कहीं नायाब भी था, तो हमने तब से ये रखा हुआ है। तो ऐसी चीज़ें बहुत सारे लोगों के लिए आम हो जाती है, लेकिन एक वक्त होता है कि इसकी बड़ी कीमत होती है और कहीं ना कहीं इसकी भी बड़ी ज़्यादा कीमत हुआ करती थी। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि जिद्दत आ रही है, चीज़ें बदल रही हैं, आसानियाँ हो रही हैं, तो कहीं ना कहीं ये बहुत सारी चीज़ों का इस्तेमाल जो है वो आहिस्ता आहिस्ता लाइफ से कम होकर एंटीक में ही चला जा रहा है। अच्छा जी, अगली खबर जो है ना वो एक पहेली भी है और पहेली मैंने पूछनी है हरमीत पाजी से। हरमीत पाजी आप तैयार हो जाए। अगली खबर जो है पहले आपको खबर देते हैं। आपको एक ऐसी पिक्चर दिखाने लगे हैं हम, वो पिक्चर फौरी तौर पर दिखाई जी मेरी टीम। अब ये पिक्चर आप देख लें, मोअम्मर खातून ने अपनी 5 नस्लें ज़िंदगी में, यानी 5 जनरेशन अपनी हयाती में उन्होंने देख ली हैं। और अब ये जनरेशन क्या है, कौन किसकी नवासी, कौन पोती है, कौन बेटी है, कौन बेटी की बेटी है, ये हरमीत पाजी आपने ये वीडियो देख के इस पे मुझे बताना है कि ये कितनी जनरेशन है। 5 जनरेशन है तो ये किसका किससे क्या ताल्लुक हो सकता है, बताएं ज़रा देख के। अच्छा, ये तो मुझे बेटी लग रही है इसकी। अच्छा ठीक है। और आसपास जाहिर बात है ये नवासे ही लग रहे हैं मुझे, और ये जो है पड़पोतियों की मुझे मामला वही नस्ल तक जा रहा है। लेकिन आपने तो फरमाया कि कहीं ना कहीं इतनी ज़्यादा नस्लें आप देख लें तो आप समझे कि ज़िंदगी मैंने कमाल की जी ली है। और बहुत सारे ऐसी चीज़ें हम देखते हैं कि जब हमारे सामने इस किस्म की वीडियोज़ आती हैं तो खुशनसीब होते हैं लोग कि कहीं ना कहीं सेहतमंद होने के साथ साथ वो सारी चीज़ें देख लेते हैं। आने वाले बच्चे, उनके बच्चे, फिर उनके बच्चे, भैया, तो मेरे ख्याल में ये खातून खुशनसीबों में शामिल है जिन्होंने अपनी बेटी, नवासी, पोती, पड़पोती, वो सारा सिलसिला देखा। मैं आपको बताती हूँ, पहले इनकी बेटी है, फिर नवासी है, फिर नवासी की बेटी है, फिर नवासी की नवासी और फिर उनकी नवासी की बेटी है। ले, मैंने पूरी, आपको याद कर लें आप लोग सारे जो हमें देख रहे हैं। खैर 5 रिसर्च कर लिया आपने। नहीं, मेरी रिसर्च तो मेरी टीम ने मुझे करके दी है, लेकिन रिश्ते याद करना बहुत मुश्किल है। हम अक्सर कहते हैं ना किसकी शादी है, तो हम कहते हैं वो बेटे की नाजी की खाला की पोती की मामू के बेटे की शादी है, तो हम ऐसे मजाक में अक्सर औकात कह देते हैं। लेकिन ये तो लाइव पिक्चर है हमारे सामने। अब ये खातून जो है जनाब, इनकी उम्र कितनी है ये भी आपको बता देते हैं। 90 ईयर्स इनकी उम्र है और अभी ये जून में 90 साल की होंगी। लेकिन खुशकिस्मत तरीन औरत है, मोअम्मर तरीन तो है लेकिन खुशकिस्मत तरीन भी है। अभी अपनी ज़िंदगी में अगर 5 जनरेशन आपने देख ली हो तो फिर आपको और क्या चाहिए। अब तो वो सुकून से नो इस दुनिया से भी जा सकती हैं। ओके, मैंने सब देख लिया, अब मैंने सब कुछ देख लिया है, तो अब मुझे ऊपर जाने में भी खैर कोई मसला नहीं है। तो इस तरह की उम्मीद कम ही लोग होते हैं। बिल्कुल, आपने तो फरमाया। लेकिन इस किस्म के कैरेक्टर आपको बहुत ज़्यादा जो मिलते हैं ना वो पहाड़ी इलाकों में मिलते हैं। मैंने बहुत ज़्यादा देखे हैं, यानी उनकी नस्लें दर नस्लें जो हैं वो होती हैं और कहीं ना कहीं वो उसी तरह एक्टिव होते हैं। और उसकी वजह ये होती है कि ऑर्गेनिक खुराकें भी वहाँ पे होती हैं। वही रोज़मर्रा जिस तरह हम देख रहे हैं कि सख्त जान होते हैं वो लोग, काम में बिजी होते हैं, कहीं पत्थर जो है, कहीं लकड़ियाँ काटना, कहीं दीगर काम करना। तो उस वजह से भी हम देखते हैं कि उनकी एक तो लाइफ बड़ी जो है ज़्यादा होती है, कहीं ना कहीं उनके आने वाली नस्लें। और शादियां जो हैं, हमारे पठानों में रुझान भी ज़्यादा है कि शादियां बड़ी कम उम्र में, माजी में तो बहुत ज़्यादा कम उम्र में की जाती थी, जिसके बाद आने वाली कई नस्लों का आप दीदार कर लेते थे। तो शायद ये भी वजह हो सकती है।
खैर वजह जो भी है, आपने सब कुछ देख लिया ज़िंदगी में, ये बड़ी कम लोगों के साथ होता है। फिर भी अभी 90 ईयर्स इनकी उम्र है और अभी 100 साल और जिए, याशी करें। खैर आगे बढ़ते हैं, अगली खबर आपको देते हैं। अगली खबर जो है वो एक ग्रैंड वेडिंग की है। अब ग्रैंड वेडिंग जो है अब वो किसकी है मैं आपको बता देती हूँ। आजकल पेट डॉग्स जो है उनकी खबरें हमारी टीम बहुत ढूंढ के लेके आ रही है। आई डोंट नो कि कोई पेट डॉग रखने का प्लान है हमारी प्रोड्यूसर साहिबा का या नहीं, लेकिन ये जो अब है शादी, ये एक पेट डॉग की शादी है और एक पेट बिच से शादी है। अब ये शादी जो है हरमीत, ये हुई है हिंदुस्तान में, और भारत में जो शादी हुई है, अब देखिए शादी में सब तो भंगड़ा डाल रहे हैं, नाच रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, लड्डू बांटे जा रहे हैं, और आप देखिए बड़े धूमधाम से दुल्हा बनकर आए हैं जनाब, पगड़ी बांध के, ये पेट डॉग। और उसके बाद फिर मुझे वैसे आपको याद होगा सोहा, बचपन में हम गुड़िया की शादी जो है वो करते थे, कराते थे और बैठे होते थे छोटे छोटे, और वो दावतें होती थी, छोटी मोटी दावतें होती थी और बड़े खुश होके उसमें शामिल होते थे। तो वही चीज़ मुझे नजर आ रही है कि हाँ, चाहे आप जैसे भी हो, जिस उम्र में भी हो, आप अगर चीज़ों को एंजॉय करना चाहें तो आप कुत्ता कुत्ती की जो शादी है भाई उसको भी एंजॉय कर सकते हैं। और किस तरह धूम धड़ाके से भंगड़ा डाला जा रहा है, और साथ में भाई वो डोली, आपको याद है कि जब बहुत सारे देहातों में शादी होती थी तो एक डोली में एक दुल्हन को बिठा के ले जाया जाता था। तो इसमें भी आप देखें ना कि वो भाई डोली बिठा के उसको लेके जाया जा रहा है और बड़े मजे का व्यू है। और मेरे ख्याल में ये लड़की ज्यादा एक्साइटेड नजर आ रही है, ज्यादा डांस करती नजर आ रही है। और डांस तो वो कर रही है हरमीत, लेकिन उसके साथ साथ आप ये देखें कि बाकायदा धूमधाम से शादी सिर्फ भंगड़ा डाल के या तैयार करके नहीं हुई। पेट डॉग जनाब आए पूरी बारातियों के साथ, ये डोली में दुल्हन बीच कहेंगे हम उसको, क्या कहेंगे आप खुद ही मतलब आइडेंटिफाई कर लें कि आपने क्या कहना है। कर ये स्क्रीन पे बड़ा ध्यान रखना पड़ता है ना कि आपने आखिर क्या कहना है। लेकिन वो अब जनाब ने दुल्हनिया को डोली में बिठा के ले गए हैं और रुखसती भी हुई है बाकायदा, वो अपने ससुराल भी पहुंची है। तो ये दीवानगी है अपने पेट्स को लेके। और हरमीत हमने ये देखा भी है, येस आई हैव सीन बाय माई सेल्फ कि बहुत सारे लोग दे आर मोर केयरफुल, मोर टची, मोर क्लोज टू देयर पेट्स। मतलब बच्चों की तरह पालते हैं उनको, बच्चों की तरह उनकी शादियां करते हैं, बच्चों की तरह उनके खाने पीने का ख्याल रखते हैं। सो ये शौक है और इसके लिए बड़ा वक्त चाहिए होता है, बड़ा एक्सपेंस भी चाहिए होता है। खैर आगे बढ़ते हैं, लास्ट खबर आपको देते हैं। आपको पता है लियारी के कुछ बॉयज़ जो हैं उनकी खबर हमने पहले भी आपको काफ़ी दफ़ा दी थी, और ख़ासतौर पर हमारे जो इंटरनेशनल कोच हैं जब वो हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद भी थे तो हमने उनसे डिटेल डिस्कशन भी की थी। खैर ही जस्ट केम फ्रॉम दुबई, और वो जब आए थे तो उनकी कोशिश ये थी कि वो अच्छा टैलेंट पाकिस्तान से लेके जाए। तो उस वक्त भी बड़ी हाइप थी हरमीत इस चीज़ की कि लियारी के बॉयज़ जो फुटबॉल खेलते हैं ये पूरी दुनिया में इनको बड़ा माना जाता है, बिकॉज वो बहुत कम एक्सपेंस के साथ, कम फैसिलिटेशन के साथ, कम ट्रेनिंग के साथ इतना अच्छा फुटबॉल खेलते हैं कि उन्होंने क्या किया, कतर में गए फुटबॉल सीरीज के लिए, और वहाँ कतर के जो बॉयज़ थे वहाँ वो जो कि वो ट्रेन थे, वेल इक्विप्ड थे, उनको हर चीज़ अवेलेबल थी, उनको हरा कर और ये सीरीज जीत कर पाकिस्तान वापस पहुँचे। तो आप देखिए कि कम ट्रेनिंग में अगर आप इतनी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस दिखा सकते हैं तो सोचिए अगर इनको ट्रेन किया जाए तो अगले फीफा में हम अपनी टीम को भी देख ही ले शायद। अच्छा, वैसे सोहा हम जितने भी स्पोर्ट्स के इवेंट हो या दीगर बहुत सारी चीज़ें हों तो उसमें हम ये चीज़ ज़रूर देखते हैं कि उमूमन एक ऐसे ग्रास रूट से एक बच्चा जो है, एक नौजवान निकलता है, क्योंकि हम हमेशा देखते हैं कि चाहे एलीट क्लास है, चाहे जिस आम भाषा में बर्गर बच्चा कहते हैं, उनका ये काम इसलिए नहीं होता कि एसी से निकलना नहीं मुश्किल होता है, दौड़ धूप में खेलना बड़ा मुश्किल होता है, तो मेहनत उमूमन ग्रास रूट से ही जो शुरुआत होती है वही करते हैं। और लियारी में मेरे काफ़ी दोस्त थे, जब मैं कराची में था मैं उमूमन वहाँ पे जाता था, बहुत सारी चीज़ों के हवाले से फुकदान है, बहुत सारी कमियां हैं, बहुत सारी महरूमियां हैं वहाँ पे, लेकिन टैलेंट वहाँ पे कमाल का। और एक चीज़ जब आपको दिल पे लग जाए कि भाई मैंने भी कुछ करके जाना है, तो ये चाह जो है वो जब आप लियारी जाएंगी वहाँ पे आप देखेंगी। और मुनफरिद उनके अंदाज होते हैं, कहीं ना कहीं आपको क्राइम रेशो भी वहाँ पे ज़्यादा नज़र आएगा, लेकिन टैलेंट बेतहाशा आपको नजर आएगा। एक तरफ तो आपको गुर्बत भी बेतहाशा नजर आएगी, लेकिन उसके साथ साथ टैलेंट भी बेतहाशा। तो लियारी बॉयज का ये कमाल है कि किसी जगह किसी भी प्लेटफॉर्म पे ये छा जाते हैं, चाहे वो सिंगिंग हो, चाहे फुटबॉल हो, चाहे दीगर मामलात हों, उसी में हमें ये एक्टिव काफ़ी नजर आते हैं, बगैर ट्रेनिंग के ये कमाल कर जाते हैं। तो बस जी जनाब, ये दे आर क्रेजी अबाउट फुटबॉल, और कतर में ये सीरीज़ जिसका इनाकाद किया गया वहाँ पर ये गए, और ये पहले मैच उन्होंने जीता, और पहला मैच पहले जीतने के बाद सेकंड मैच जो है वो ये हार गए, लेकिन तीसरा मैच फिर कतर को शिकस्त दे के इन्होंने जीता और ये टाइटल अपने नाम किया, पाकिस्तान वापस पहुँचे हैं। सो गुड मॉर्निंग पब्लिक की तरफ से आपको कांग्रेचुलेशंस फ्रॉम आवर साइड। और भी जीतें और भी ट्रेंड करें, हमें ज़रूरत है, हमारे पास टैलेंट बहुत है, बस इसे ज़रा सा पॉलिश करेंगे तो दूर तक अगले फीफा में इंशाल्लाह अपनी टीम को भी आप ज़रूर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, एटलीस्ट मैं तो यही कहूँगी। खैर हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है,
ब्रेक के बाद वापस आते हैं, प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहिए। फिर हम कहते हैं गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। इमरान गिरफ्तारी मिशन, इसे मिशन नहीं कहेंगे। अगर इस्लामाबाद लाहौर पुलिस की बात की जाए तो उनके साथ साथ रेंजर्स की बड़ी तादाद इस वक्त जमान पार्क के बाहर ही मौजूद है। सारी रात जमान पार्क जो है वो मैदान जंग बना रहा, बल्कि रात नहीं, अगर कल के दिन की बात की जाए तो सूरत हाल यही थी। अगर बाकी सूरत हाल को देखा जाए, मुल्क की माशी सूरत हाल, सियासी अदम इस्तेहकाम, माशी बदहाली, ये तमाम चीज़ें, इलेक्शंस, इन सब को इस वक्त स्लिपिंग मूड पर डाल के तमाम तर तवज्जो सिर्फ इस चीज़ पर मरकूज है कि इमरान साहब को गिरफ्तार कैसे करना है। अब इस सूरत हाल कितनी मजीद ख़राब हो रही है, कैसे इसको टैकल किया जाना चाहिए, इस पर हम बात कर लेते हैं। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है, सीनियर एनालिस्ट हैं। आपको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम सर, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। सर, सुबह से दोबारा से शेलिंग का आगाज हो गया है। कल वहां पर क्या नहीं हुआ? जमान पार्क को आपने देखा, तीनों अतराफ से जो है वो मुजाहिरीन ने भी रेजिस्ट किया, वो भी वहाँ मौजूद थे। लाठी बरदार कौम जो पूरी की पूरी वहाँ इकट्ठी हुई थी, इमरान खान साहब की कौम उनको कहेंगे, या उनको तमाम तर वो जो उनके मुजाहिरीन थे। अब पुलिस भी वहाँ मौजूद है। क्या समझते हैं आप? और कोई टॉपिक और कोई इशू ही नहीं है, हमने तमाम तर पावर तवज्जो इसी चीज़ पर मरकूज कर दी कि इमरान साहब को गिरफ्तार करना है, बाय हुक और बाय क्रुक। जी शुक्रिया। कल से जो पूरा सीन चल रहा है उसको देख के मुझे वो मोहम्मद अली क्ले का वो ड्रामा, वो सॉन्ग याद आ जाता है, कैच मी इफ यू कैन। ये अगर आप देखें तो इस पूरी सिचुएशन के एस्पेक्ट्स को अगर आप देखें तो इसका फ़ायदा जो भी पूरा हुआ पिछले 18 घंटे से 19 घंटे से ये होता चला आ रहा है। अगर आप इमरान को गिरफ्तार नहीं कर सकते थे, ये मेरा ख्याल है यही इंटेलिजेंस वो होता है कि आप पहले असेस करते हैं सिचुएशन, और आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए था कि या तो आप एक स्विफ्ट ऑपरेशन करते और उनको गिरफ्तार करके ले जाते, और या ये कि जो सिचुएशन होती है उसमें ह्यूमन शील्ड अगर हो सामने तो बहुत डिफ़िकल्ट होता है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर बीच में कोई हादसा हो जाए, कोई इस तरह का क्लैश हो जाए, कोई कैजुअल्टीज़ हो जाएं, तो वो फिर हुकूमत जो है वो पूरा, अगर वो केस पूरे मेरिट पर भी होता है तो वो चीज़ें बैकग्राउंड में चली जाती हैं। होना ये चाहिए था कि पुलिस को जब ये असेस कर लिया था कि जो वहाँ से रेजिस्टेंस होगी और रेजिस्टेंस के नतीजे में कोई भी बड़ा हादसा हो सकता है, तो पुलिस शुड हैव हाई कोर्ट जहाँ से वारंट उनके गिरफ्तारी हुए थे वहाँ एक रिपोर्ट सबमिट करते और उस रिपोर्ट के में ये प्ली लेते कि ये सिचुएशन है, हम गिरफ्तार करने गए थे लेकिन इतना बड़ा क्राउड था, उसके नतीजे में कोई बड़ा हादसा हो सकता था, लिहाजा कोर्ट जो है वो अब इस चीज़ को टेकअप करे और जो है या तो उनकी हाजिरी को यकीनी बनाए, और या जो भी आप उनके खिलाफ उनको प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर डिक्लेयर करें, जो भी हो, या उनकी गैर मौजूदगी में आप मुकदमा चलाएं क्योंकि वो नहीं पेश हो रहे या नहीं गिरफ्तारी दे रहे। तो बहुत सी तरीके होते हैं, लेकिन इतने 18-20 घंटे के जो पूरा सीन है उसको अवॉइड करना चाहिए था, क्योंकि जो भी फुटेज है, जो भी वीडियोज़ हैं, जो भी मारधाड़ हो रही है, उसका मनफी जो तासुर है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ ही जाता है, वो रियासत के ख़िलाफ़ जाता है। उन्होंने रियासत की रिट को चैलेंज किया और उन्होंने ये साबित किया कि वो रिट को चैलेंज करने की पोजीशन में है, और हुकूमत अपनी रिट इस्टेब्लिश नहीं कर पाई। तो ये इस सिचुएशन को मेरा ख्याल है गवर्नमेंट असेस नहीं कर सकी। बाकी पॉलिटिकल जो स्टेटमेंट्स हैं वो होते हैं, एक दूसरे पे बयानबाजी जारी रहती है, बट इन द लास्ट 18 आवर्स व्हाट वी हैव विटनेस्ड इज अ क्रोसल फेलियर ऑफ द गवर्नमेंट। जी हरमीत मजहर साहब, इस सारी सिचुएशन में अगर हम देखें, मरियम नवाज साहबा के बयानात को अगर निकाल लेते हैं तो उसमें भी यही बात की जाती है कि ग्राउंड पर आना होगा, उस लेवल पर आना होगा जो नवाज शरीफ साहब के साथ हुआ। फिर हमने वजीर दाखिला साहब का बयान भी देखा कि इस फितरे को मिटाना है, इस किस्म का बयान भी सामने आया। दूसरी जानिब हमने ये देखा कि खान साहब का इल्ज़ाम, एक तरफ तो इस्टेब्लिशमेंट जिस तरह कह रही है कि हमारे सियासत में कोई अमल दखल नहीं है, लेकिन खान साहब ने कल एक बैनुल-अक़वामी चैनल को यही उन्होंने जो इंटरव्यू दिया उसमें उन्होंने ये फरमाया कि इस्टेब्लिशमेंट ही पीछे है। तो ऐसे में अगर ये सारी चीज़ें की जा रही हैं, अगर खान को साइड्स पे लगाने की कोशिश की जा रही है, तो इसका नुकसान आप क्या समझते हैं? क्योंकि कल जिस किस्म से लोग निकले और ऐसा लग रहा था कि कहीं गजा की पट्टी है, लाहौर नहीं है। सर
देखिए, अब जो कुछ भी ये कर रहे हैं उसका मरियम नवाज साहिबा अपना बयान दे दें, राना सनाउल्लाह जो है वो जो भी बयानात दे दें, प्रैक्टिकली अब इमरान को इंटरनेशनल सपोर्ट भी मिलती जा रही है। यस यस। अब अगर आप देखें कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान जो एडवाइज़र हुआ करते थे खलीलज़ादे, उनका बयान देख लें आप, वो इतना तमाम तर बिलावल भुट्टो के गैर मुल्की दौरे और अमेरिका के दौरों के बावजूद वहाँ से बयान क्या जारी हो रहा है, वहाँ से बयान ये जारी हो रहा है कि सियासी लोगों की गिरफ्तारियों से कुछ हासिल नहीं होगा, जल्दी इंतखाबात कराएं। यानी वो जो चीज़ है वो, और ह्यूमन राइट्स की जो वायलेशंस हो रही हैं, ये सारी चीज़ें अब इस गवर्नमेंट के गले पड़ती जा रही हैं। और इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि लोगों के लिए आपने पिछले 11 महीने में कोई एक इक़दाम भी ऐसा किया होता जिसकी बिना पे वो इमरान के खिलाफ जाके खड़े हो जाते हैं। यस। लेकिन बहुत से ऐसे लोग हैं जो शायद इमरान खान को पसंद ना करते हों, लेकिन वो इनकी पॉलिसीज से जो है मुनहरिफ नज़र आते हैं, और वो बाय डिफ़ॉल्ट इमरान खान को फ़ायदा हो रहा है। तो मेरा ख्याल है जितनी भी इन्होंने इस वक्त टैक्टिक्स की हैं, और जो एक अंदाज है कि जी जो है उसी तरह होना चाहिए जैसे नवाज शरीफ के साथ हुआ, ये चीज़ें अगर आप चाहते भी हैं और अगर आप करना भी चाहते तब भी बोली नहीं जाती ये बातें। ये चीज़ें हमेशा नेगेटिव जाती हैं। असल चीज़ ये था कि हुकूमत का काम लोगों को रिलीफ देना था, उसमें वो नाकाम रहे। पिछले 11 महीने में वो लोगों को रिलीफ नहीं दे सके। लोग ये बात सुनने को अब तैयार नहीं है कि जी ये सब पिछली हुकूमत का किया जा रहा है, आपने कुछ भी नहीं किया। वो इमरान खान जो है अपने तई एक मज़ाहमती तहरीक चला रहे हैं, उसमें उन्होंने अपनी असम्बलियाँ भी डिज़ोल्व कर दी, उन्होंने हर अटैम्प्ट कर ली, उन्होंने धरने भी दिए, लॉन्ग मार्च भी दिए, और अब जो है वो एक पॉलिटिकल चार्ज वर्कर को उन्होंने तैयार कर दिया है। तो मेरा ख्याल है ये चीज़ें गवर्नमेंट के लिए बहुत कुछ सोचने का है। अब अगर फ़र्ज़ करें आज हाई कोर्ट से सुबह उनको गिरफ्तारी से हुकूमत को रोक लिया जाता है या जो भी होगा, उस पर डिपेंड करता है कि अब इस चीज़ का इम्कान है कि तहरीक इंसाफ के वकला जाके ये सबमिशन दें कि जी हम 18 तारीख को पेश हो जाएंगे, लिहाजा ये वारंट को कैंसिल कर दें आप, और वो एक अश्योरेंस दें कि हम हर सूरत में 18 मार्च को जो है वो अदालत में पेश हो जाएंगे। यही वो पोजीशन थी जो गवर्नमेंट खुद जाके ले सकती थी इस ऑपरेशन को किए बगैर। अरे सर ये भी कहिएगा फिर इस तरह की स्टेटमेंट सर पंजाब में इलेक्शन के हवाले से भी बात आई है। जी जी हरमीत कंटिन्यू करें आप। जी सर, पंजाब में इलेक्शन के हवाले से जो बयान सामने आया जिसमें ये कहा गया है चीफ सेक्रेटरी की जानिब से कि फौज भी दस्तयाब नहीं है और हमारे पास वो चीज़ें नहीं है कि हम इलेक्शन कराया जाए, इलेक्शन करना नामुमकिन है। क्या लगता है सर, खैबर पख्तूनख्वा ने तारीख दे दी है, दूसरी जानिब हम ये देख रहे हैं कि पंजाब इनकारी नज़र आ रहा है या तमाम तर जो सेटअप है वो कोशिश यही कर रहा है। निगरान सेटअप की बात की जाए, कल एक तरफ तो जमान पार्क में जो कुछ हो रहा था, दूसरी जानिब पंजाब डे जिस तरीके से मनाया जा रहा था और जिस तरीके से सेलिब्रेशंस की जा रही थी, इस सारी सिचुएशन पे आप कैसे कमेंट्स करेंगे सर? हम निगरान सेटअप को क्या ये तरीक़ाकार इख्तियार करना चाहिए कि वो सिर्फ और सिर्फ हुकूमत की बोली बोले? देखिए, पहली चीज़ तो ये कि 28 मई की तारीख भी जो है वो 90 डेज से क्रॉस कर रही है, और मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इसको किस तरह लेगी। और लगता बहरहाल जो चाहे हुकूमती सतह पे हो या दूसरी सतह पे हो, लगता यही है कि मौजूदा हुकूमत और उनके निगरान जो हैं इलेक्शन कराने में दिलचस्पी नहीं रखते फौरी तौर पे। अगेन इसका सियासी नुकसान इमरान खान को नहीं होगा, सियासी तो फ़ायदा ही होगा उन्हें, और गवर्नमेंट अपने आप को मज़ीद मुश्किल में डाल लेगी। क्योंकि आपने अब अगले इसी माह के आखिर में रमज़ान शुरू होना है। रमज़ान में हम सबको पता है कि महंगाई कितने ऊपर जाती है। उसके बाद आपने लाना है बजट में हमें पता है महंगाई मज़ीद कितने ऊपर जाएगी। ये वो सारी पॉलिसीज़ हैं जो इस हुकूमत को उस दलदल में फंसाती रहेंगी, और हुकूमत दलदल में फंसती चली जाएगी, और उस खाई से निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं रहेगा। ये जितनी गलतियां करते जा रहे हैं उतना ही अपना नुकसान करते जा रहे हैं सियासी तौर पे। अगर ये जिस वक्त इमरान खान ने पंजाब और KP असेंबलीज डिसॉल्व की थी, उसके फ़ौरन बाद ये डेट दे देते,
इलेक्शन में जाते वो सारी बातें करते जो वो करते हैं कि जी ये इसके जिम्मेदार हैं, इन्होंने पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी पैदा की है। लेकिन आपने इतनी डिले करके और अल्टीमेटली सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो ये मेरा ख्याल है अगर इलेक्शन नहीं कराएंगे, मुझे नहीं पता सुप्रीम कोर्ट इस पे क्या लेगी, कंटेम्प्ट करेगी नहीं करेगी, लेकिन पॉलिटिकली पीएमएलएन जो है, खास तौर पे पीएमएलएन अपने आप को एक ऐसे दोहराए पे लेकर आके खड़ा कर दिया है कि जहां उनके लिए इलेक्शन जीतना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। वो कुछ भी करते रहें, जितनी भी ताखीर करें। सर, जिले शाह के केस के बाद ये केसेस की तादाद जो है वो 76 हो गई है। 75 केसेस तो ऑलरेडी थे। सर, केसेस कितने कमज़ोर हैं? अगर इन 2 केसेस की बात की जाए, खातून जज को धमकी देने का केस, इस पर वारंट गिरफ्तारी, और तोशा खाना का केस। अब तोशा खाना का जो 21 साल रिकॉर्ड आया है, मैं चाहती हूँ आप इस पर थोड़ा कॉमेंट करें कि तमाम तर केसेस इतने कमज़ोर हैं कि अदालत जब रिलीफ देती है तो हुकूमत कहती है कि रिलीफ मिल रहा है इमरान खान साहब को, और जब वारंट गिरफ्तारी आते हैं तो उसके बावजूद भी लगता है कि केस इतना मजबूत नहीं है कि इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ना दिखाई जाए। सारे के सारे सर कितने कमज़ोर केसेस हैं? देखिए, इसमें जो 3 केसेस हैं, एक तो उनकी जो मुबैयना बेटी वाला केस है, एक तोशा खाना का केस है और एक फॉरेन फंडिंग का केस है। जी जी। इन 3 केसेस को तो चाहिए वो एक तरफ है, वो केसेस जितनी तेजी से चले उतना अच्छा है, लेकिन जो बाकी केसेस हैं वो ज्यादातर केसेस जो है वो पॉलिटिकल नेचर के हैं। यस। उनको क्लब किया जा सकता है। उनको क्लब करके अदालत जो है एक सुप्रीम कोर्ट एक खुसूसी अदालत बना सकती है ये सारे उन केसेस को। और ये हमारे पड़ोसी मुल्क में हुआ है, राजीव गांधी के केस में हुआ था कि केसेस को क्लब किया जा सकता है। अच्छा। खुद पीपल्स पार्टी के एक रहनुमा थे, अब भी हैं, मसरूर हसन। उन पर एक जमाने में इतने मुकदमात बन गए थे कि अदालत ने बुला के स्टेट से, पुलिस से ये पूछा कि ये बताएं कि और कितने मुकदमात आप कायम कर सकते हैं इन पर। हाँ, एग्जैक्टली। और फिर एक ऐसी स्टेज आई जब उन्होंने ये कहा कि अब अगर ये शख्स कत्ल भी कर दे तो आप मुकदमा नहीं बनाएंगे, क्योंकि वो मुकदमा वो बनाते थे, उसको बेल हो जाती थी, वो फिर किसी और मुकदमे में गिरफ्तार कर लेते। हमने चूंकि तारीख से सबक नहीं सीखा, इसलिए हम इन चीजों को नहीं कर सके। बहुत सिंपल सा है कि ये जितने केसेस हैं, चाहे 144 का हो, बगावत का हो, ये सब जो पॉलिटिकल नेचर के केसेस बने हैं 70-75, इन 3 केसेस को जो बहुत ही संजीदा नौइयत के हैं और इसको बिल्कुल अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचना चाहिए। बाकी केसेस जो है क्लब करके एक अदालत के सामने रख दिए जाए और उसमें जिस तरीके से जितनी जल्दी हो सके उसमें फैसले और खत्म करें इन चीजों। जाते जाते बस तोशा खाना पे थोड़ा सा रिव्यू मज़र साहब, हम बयानात को अगर हम देखें तो हम कल सोशल मीडिया पे देख रहे थे जिसके हवाले से काफी वो चीजें गर्दिश कर रही थी, खासकर टिकटों के हवाले से था कि जिसने टिकट हासिल करनी तो दरखास्तें दे दे। एहसन इकबाल साहब और मरियम औरंगजेब साहब, उनके ट्वीट्स भी आए थे और काफी उन पर मीम्स भी बने थे। ऐसे में आपसे जानना चाहेंगे सर, नवाज शरीफ साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि शायद वो 7 तारीख को कोई दूसरा वीक, तीसरा वीक, ये तारीखें दी जा रही हैं। अगर हम देखें तो शहबाज शरीफ साहब और मरियम और नवाज साहब के बयानात में भी काफी तजाद हमें दिखता है और कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि थोड़ी बहुत दूरियां जरूर हैं बीच में। आपको क्या लगता है मुस्लिम लीग नून को अब कितनी जरूरत है नवाज शरीफ साहब के आने की, कि अगर ये सिचुएशन रही तो पार्टी को संभालना पंजाब में बड़ा मुश्किल नहीं हो जाएगा सर? मेरे ख्याल में तो वो पहले ही बहुत ताखीर कर चुके हैं। बड़ी गलती की थी मियां साहब ने, जाकर अगर वो साल भर बाद या 6 महीने बाद वापस आ जाते तो वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग मॉरल पोजीशन पे खड़े होते। वो गए थे, एक कमिटमेंट करके गए थे और इलाज करा के वापस आ गए, और आकर वो भले उनको गिरफ्तार किया जाता, उनको जेल में डाल दिया जाता, लेकिन जेल में रहने वाला लीडर जो है वो उससे ज्यादा खतरनाक होता है जो बाहर होता है। ट्रू सर, कि ये जो सूरत हाल है, ये बड़ी करेज इसके लिए चाहिए होती है, इसके लिए बड़ी पोजीशन चाहिए होती है। तो मेरे ख्याल में एक बहुत ही मुश्किल सिचुएशन का सामना करना पड़ेगा जब मियां साहब वापस आएंगे। मुझे अब भी डाउट है कि वो वापस आएंगे। ठीक है सर, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। और आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि वो जो जेल में जाने के बाद या जेल में होता है वो सियासतदान कंपैरेटिवली ज्यादा खतरनाक होता है। हमने क्विक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक।
वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। सो बेसिकली वी आर इन द सेकंड आवर ऑफ द शो और 1 घंटे का पता चला नहीं पता चला ना। सो टाइम इज रनिंग लाइक अ बुलेट। हमें पता नहीं चलता मंडे के बाद कैसे संडे और संडे के बाद कैसे दोबारा से मंडे आ जाते हैं, बिकॉज हमारे 2 दिन की छुट्टी होती है और हम सोचते हैं कि बहुत इंजॉय करेंगे। इसके साथ साथ अगर मैं अपने बचपन की बात करूँ तो मैं कितनी दफा कोट कर चुकी हूँ, बल्कि आप भी इसको रिलेट करेंगे। समर वेकेशन आती थी तो लगता था 3 महीने हैं, समर वेकेशन का काम करेंगे और उसके बाद फिर ये करेंगे वो करेंगे। शायद वो बचपन था, पेस स्लो थी वक्त की, लेकिन अब वक्त वाकई बहुत तेज से गुजर रहा है। हमें नहीं समझ आता कि सारी डिवोशन डेडिकेशन हम अपने काम को दे देते हैं। जो चीज निगलेक्ट होती है वो हमारी सेहत है, हमारी अपनी जात है, हमारे अपने रिश्ते हैं, हमसे मुंसलिक बहुत सारी चीजें। तो टाइम मैनेज कैसे करना है, ये भी एक प्रॉपर टास्क है कि आपने किस तरह टाइम मैनेज करना है। हमें तो सोने का भी टाइम नहीं मिलता, खैर, लेकिन ये बहुत गलत बात है। इस पर हमने आज बात करने के लिए इनवाइट किया है। हमारे साथ यासिर अरफात मौजूद है, लाइफ कोच ट्रेनर है। थोड़ी सी ट्रेनिंग आपको भी देंगे कि अगर इतने सारे काम है तो कैसे मैनेज करना है, हाउ टू मैनेज, व्हेन टू मैनेज। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप यासिर? वालेकुम सलाम। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, गुड टू सी यू। कहिएगा इस हवाले से कि सबसे पहले तो ये बताएं कि टाइम वाकई बहुत तेजी से गुजर रहा है या फिर हमें मैनेज करना बिल्कुल नहीं आता या हम भूल गए हमने में से मैनेज कैसे करना है। ओके फाइन। वेल सोहा, ऐसा है कि टाइम मैनेजमेंट एक स्किल है और इस स्किल को सीखा जा सकता है। जब आप किसी स्किल को सीखते हैं तो देन यू गेट अंडरस्टैंड कि हाँ मैंने अपने टाइम को कैसे मैनेज करना है, मैंने अपने टाइम को कैसे प्रोडक्टिव बनाना है। और अनफॉर्चुनेटली ये जो टाइम मैनेजमेंट की स्किल है ये ना ही आपको आपके एकेडमिक करियर में सिखाई जाती है, ना ही इस हवाले से अवेयरनेस है। और आई ऑलवेज बिलीव कि जब आपकी लाइफ में मीनिंगफुलनेस नहीं होती, जब आप अपनी लाइफ को पर्पसफुल नहीं जीते, जब आपकी लाइफ में गोल्स नहीं होते, तो डेफिनेटली आपके लिए ये जो टाइम की वैल्यू है ये मैटर ही नहीं करती। देखिए ना, टाइम की वैल्यू तो उसी के लिए मैटर करेगी जो अपनी लाइफ को पर्पसफुल जी रहा है, मीनिंगफुल अंदाज से जी रहा है, जो ये समझता है कि उसकी लाइफ में कुछ गोल्स हैं और उसने उन गोल्स को अचीव करने के लिए अपने टाइम को प्रोडक्टिवली यूटिलाइज करना है। ठीक है। अच्छा, ऐसे भी एक और बहुत चीज़ें, ठीक है, बचपन में हमें सिखाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, अकेडमीज़ में, स्कूल में, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में, अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज ना। मतलब टाइम मैनेज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये कि आप टाइम से सोचिए, टाइम से उठे। अगर टाइम से उठेंगे तो सारा दिन होगा आपके पास बहुत सारी चीज़ें करने के लिए, लेकिन टाइम मैनेज नहीं हो पाता वर्किंग प्लेस पर, अगर आप लोगों की बात करें, प्राइवेट लाइफ में, या फिर अगर आप जॉब होल्डर्स की बात करें, क्योंकि हम सुबह उठ नहीं पाते, सुबह उठा जाता नहीं है। ऐसी ये रूटीन जो है वो कितना डैमेज करती है जब आपके सारे काम सारा दिन में मुकम्मल हो ही नहीं पाते, आपको दिन छोटा लगता है और काम ज़्यादा लगते हैं। ओके, आई सेकंड योर ओपिनियन। और मैं ये कहूँगा कि आपने $1 मिलियन की बात की है कि मॉडर्न सोसाइटी में, मटीरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में, प्लेयर सेंट्रिक सोसाइटी में जब हमारी यूथ जो है वो सोशल मीडिया पर बहुत ज़्यादा इंगेज है और आपको हर लम्हा एंटरटेनमेंट मिल रही है, आप रात को देर तक जागते हैं, तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि आपके लिए सुबह उठना मुश्किल होता है। जब आप सुबह उठते हैं या मुश्किल उठ पाते हैं तो ऑब्वियसली आप बेहतरीन तरीके से अपने टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते, चूँकि जब भी आप ऑर्गेनिक लाइफ नहीं जीते, जब आप नेचर के अगेंस्ट ज़िंदगी गुजारते हैं, तो आपके लिए न सिर्फ सुबह उठना मुश्किल होता है बल्कि आपकी डेली रूटीन भी डिस्टर्ब होती है। एंड आई बिलीव कि जब आप रात को जल्दी सोएंगे, सुबह जल्दी उठेंगे, तो ऑब्वियसली आप सुबह उठते हैं, आप मेंटली फिजिकली रिजुविनेट होते हैं, आप अपने टाइम को बेहतर अंदाज में यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड मोर देन डैट के जो लोग सुबह उठते हैं वो दिन 12 से 1 बजे तक अपने दिन के तमाम इम्पॉर्टेंट और अहम तरीन टास्क को वो मुकम्मल कर चुके होते हैं। आप दुनिया के जितने भी अजीम लोग हैं, दुनिया के टॉप के CEOs हैं, जो कामयाब लोगों की अगर आप कॉमन हैबिट्स को डिस्कस करें तो उनमें एक कॉमन हैबिट है कि वो लोग सुबह जल्दी उठते हैं। जब आप सुबह जल्दी उठते हैं, आप चीज़ों की अच्छे से प्लानिंग कर लेते हैं, आप उनको अच्छे से एग्जीक्यूट करते हैं। और वो लोग के जो लेट राइजर्स हैं, ऑब्वियसली अगर आप दिन 12-1 बजे उठ रहे हैं तो आधा दिन तो आपका पहले ही गुजर चुका है। और फिर उसमें ये है कि सोहा, जब हम उठते भी हैं तो हमारा माइंड हमें इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस दे रहा होता है, हम इधर उधर के कामों में खुद को एंगेज करते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ लिया, गॉसिप्स कर ली, सोशल मीडिया यूज़ कर लिया, फेसबुक पे नई अपडेट्स देख ली कि भाई मुल्क में क्या चल रहा है, कुछ नहीं तो आपका माइंड आपको इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस ये देता है कि हाँ भाई तुम तो बहुत काम कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली आपने कुछ भी नहीं किया होता। और इसी दौरान शाम हो जाती है और आप कहते हैं कि यार मेरे पास टाइम ही नहीं है,
तो दिस इज़ ऑल अबाउट के अनलेस और अनटिल यू डोंट हैव अ वेरी पर्पसफुल लाइफ, यू हैव अ बिग गोल्स इन योर लाइफ, तो आप टाइम की इंपॉर्टेंस को नहीं समझ रियलाइज नहीं पाते। कर पाते। हरमीत हमारे साथ मौजूद है इस्लामाबाद से। तो हरमीत, आप क्या पूछना चाहते हैं टाइम मैनेजमेंट के हवाले से? हरमीत भी अर्ली राइजर है, ये भी नो ही इज अ बिलियनर मिलियनर इन फ्यूचर इंशाल्लाह। हमें तो आना पड़ता है ना, मजबूरी भी है और कहीं ना कहीं उठना जो है वो अब आदत भी बन गई है। बिल्कुल सो आपने दुरुस्त फरमाया। पाजी, आपसे जानना चाहूँगा, बहुत सारे ऐसे दोस्त जिनकी ख्वाहिश होती है कि भैया हम भी सुबह उठें और तमाम तर काम जो है निपटा दें, लेकिन हम देखते हैं कि फिर भी बहुत ज़्यादा कोशिश करने के बावजूद उठ नहीं पाते। तो क्या ऐसे किया जाए, क्या ऐसे गोल रखा जाए कि हाँ मैंने सुबह 8 बजे या 7 बजे हमने उठना है, हमने ये रूटीन बनानी है और कहीं ना कहीं वो रूटीन चाहे वो रात की हो या सुबह की हो उसी पर ही अमल करना है? ओके हरमीत, ऐसा है कि मैं आपके तवज्जुह से तमाम नौजवानों को और स्पेशली उन लोगों को एक बड़ा ही कोहेरेंट सॉलिड मैसेज देना चाहूँगा कि अगर आप समझते हैं कि आप सुबह नहीं उठ पाते, आपके लिए सुबह उठना बहुत मुश्किल होता है, तो सबसे पहले आप अपने स्लीप साइकिल को एड्रेस करें। बहुत से लोग ऐसे हैं कि जो रात को देर तक जागते हैं, तो उनका जो स्लीप साइकिल है वो डिस्टर्ब हो चुका होता है। आपको अपनी स्लीप मैनेजमेंट करनी है, एंड व्हेन इट कम्स अबाउट स्लीप मैनेजमेंट इट्स ऑल अबाउट ऑप्टिमाइजिंग द क्वालिटी एंड क्वांटिटी ऑफ योर स्लीप फॉर योर ओवरऑल हेल्थ एंड फॉर योर ओवरऑल वेलबींग। तो जब आप अपने स्लीप साइकिल को बेहतर करेंगे तो ऑब्वियसली आपके लिए सुबह उठना आसान होगा। आप जब सुबह उठेंगे तो आपके चेहरे पे प्यारी सी स्माइल होगी, आप हल्का फील करेंगे। लेकिन अगर आपकी नींद ही पूरी नहीं हुई तो अल्टीमेटली जब आपकी नींद पूरी नहीं होती, आपके रवैये में चिड़चिड़ापन होता है, आपका मन जो है वो सुबह उठने को नहीं करता। तो ये आपकी एक हैबिट है, आपने अपनी इस हैबिट को चेंज करना है। और हैबिट को चेंज करने के लिए आप क्या करें, आपको शौरी कोशिश करनी पड़ती है। और शौरी कोशिश में एज ए सेड अर्लियर के जब तक आप समझते ही नहीं है कि यार मैंने सुबह उठ के को प्रोडक्टिव काम करना है, तो आप अपने कंफर्ट जोन से निकल के थ्राइविंग जोन में नहीं जाएंगे। वो लोग के जिनकी लाइफ में कोई पर्पस होता है, जिनकी लाइफ में बड़े गोल्स होते हैं, वो गोल्स उनको जगाए रखते हैं, वो गोल्स उनको भगाए रखते हैं, वो गोल्स उनको उनके कंफर्ट जोन से जगा के उनको थ्राइविंग जोन में लेके जाते हैं। और आपके लिए सुबह उठना बड़ा वैसे पाजी एक चीज हमने देखी, एक तरफ तो हम देखते हैं कि जिस तरह आप फरमा रहे हैं कि गोल के पीछे जाना, और कहीं ना कहीं हम सुबह जब उठते हैं हमारी कोशिश होती है, सोहर की भी कोशिश होती है, दीगर जो लोग हैं हमने पूरे दिन का जो है टाइम टेबल सेट किया होता है कि पाजी यही करना है। लेकिन ऐसे में हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे दोस्त जिससे मिलने का दिल करता है, बैठने का दिल करता है, कहीं ना कहीं चाय पीने का, पकौड़े खाने का दिल करता है, तो फिर हम कहते हैं कि भैया टाइम नहीं है। तो क्या किया जाए, क्या ऐसे काम अगर इतनी ज़्यादा मसरूफियात है तो उससे निकाल के टाइम कैसे निकाल दिया जाए और कहीं ना कहीं अपने दोस्तों के साथ भी वक्त गुजारा जाए ताकि पूरे दिन की जो थकान है वो दोस्तों के साथ दूर हो? अच्छा, ये हरमीत, इस पे मैं ये कहूँगा कि हम इसको कॉर्पोरेट वर्ल्ड में कहते हैं वर्क लाइफ बैलेंस, कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि मेरे करियर के क्या गोल्स हैं, मेरे सोशल गोल्स क्या हैं, मेरे फैमिली गोल्स क्या हैं। देखें, जब आप ऑफिस में हैं तो आपको लम्हा मौजूद में रहते हुए अपने ऑफिस के काम पे फोकस करना है। लेकिन जब आप ऑफिस से निकल आए हैं, आप अपने बिजनेस ऑफिस से निकल आए हैं, जॉब से निकल आए हैं, तो फिर आपके माइंड में ऑफिस सवार नहीं होना चाहिए। यू मस्ट हैव अ मी टाइम, के उस मी टाइम को आप अपने लिए इस्तेमाल कर सकें, आप अपने बडीज़ के साथ बैठ सकें, आप उनके साथ कहका लगा सकें। लेकिन ये सारी की सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं कि आप अपनी करियर को और लाइफ के डिफरेंट डोमेन्स को किस तरह मेंटेन करते हैं, किस तरह बैलेंस करते हैं। जो लोग वर्क लाइफ बैलेंस के फलसफे को नहीं समझ पाते, वो ऑफिस को घर ले आते हैं और घर को ऑफिस ले जाते हैं। सो आप जब वर्क लाइफ बैलेंस की फिलॉसफी को अंडरस्टैंड करते हैं तो आपके लिए बड़ा आसान होता है कि आप अपनी लाइफ की जो डिफरेंट डोमेन्स हैं उनमें एक बैलेंस लेके आ सकें। एक आपकी लाइफ की करियर डोमेन है, एक आपकी फैमिली डोमेन है, एक आपकी सोशल डोमेन है जिसमें आपके इंटीमेट रिलेशंस भी आ जाते हैं, करीबी दोस्त भी आ जाते हैं, और एक आपका मी टाइम है। तो आपने अपने लिए भी वक्त निकालना है कि जिस टाइम पे आप कोई योगा कर सकें, मेडिटेशन कर सकें, वॉक कर सकें, वर्जिश कर सकें, एक्सरसाइज कर सकें। और उसके साथ साथ आपकी लाइफ में कुछ ऐसे कह के लगाने वाले दोस्त होने चाहिए कि जिनके साथ आप बैठ के मन की बात शेयर कर सकें, आप अपना कैथारसिस कर सकें। लेकिन ये उसी वक्त पॉसिबल हो पाएगा कि जब आप समझेंगे कि हाँ यार,
मेरे करियर गोल्स ये हैं, मैंने ऑफिस में अपने इन कामों को निपटा लेना है। लेकिन मसला ये होता है कि हम ऑफिस में भी गप्पे मारते हैं, हम ऑफिस में सोशल मीडिया यूज़ करते हैं और हम खुद को इंटेलिजेंट एक्सक्यूजेस देते हैं कि हाँ यार मैं ऑफिस में बिजी हूँ। आई मीन आपने लंच कर लिया, प्रेयर ब्रेक होगी, आपने गॉसिप्स की, मतलब हम ये न्यूज़पेपर समझते पढ़ा। हैं या सिर्फ while sitting in office that's mean we are doing such kind of hard work जो हम कर रहे होते हैं। खैर हमने अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज वाली पॉलिसी भी डिस्कस कर ली, जल्दी सोना है, सोना, ये सारी बातें मुझे लगता है हमें पता है, कहीं ना कहीं हमें पता है। ओबियसली स्क्रीन की डिमांड है कि एक टॉपिक रखना है, हमने सवाल भी करना है, आपने जवाब भी देना है, हरमीत पासी ने अपना सवाल पुट करना है, बट ऐसी कौन सी चीज़ें जो आपने कहीं सुनी नहीं है, डिजिटलाइज ज़माने में कहीं देखी नहीं है। वी हैव सीन एवरीथिंग, वी हैव डिस्कस्ड एवरीथिंग। द थिंग इज कि विल आप में होएगी तो आप कुछ कर सकेंगे, वरना यू कैन नॉट डू एनीथिंग जो आप चाहते हो। मैं चाहती हूँ कि आप इस बारे में थोड़ा एड्रेस करें इस चीज़ को कि टाइम मैनेजमेंट में सिर्फ सोना जागना ये तो हमने बात कर ली, अब हम अपने रिश्तेदारों को, अपने वालिदैन को, अपने खाने पीने को, टॉप ऑफ द ऑल अपनी सेहत को बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करते हैं। कैसे टाइम मैनेजमेंट में ऑब्वियसली अगर आपने सुबह का नाश्ता दोपहर को 2 बजे करना है और शाम का खाना आपने रात को 8 बजे खाना है, तो ये कितना आपके ओवरऑल साइकिल को डिस्टर्ब करता है। किस तरह से इनिशिएट किया जाए दैट विल आई एम टॉकिंग अबाउट, कि वो विल कहाँ से लेके आई जाए। आप कैसे लाइफ कोच, बीइंग अ लाइफ कोच ट्रेनर, कैसे ट्रेन करते हैं इस हवाले से? इट्स ऑल अबाउट हियर और समथिंग। ओके सोहा, ऐसे है कि यू टॉक्ड अबाउट विल पावर, और विल पावर को मैं एक मिसाल से एक्सप्लेन किया करता हूँ कि जैसे आपकी मोबाइल की बैटरी है और आपको इसको रिचार्ज करना पड़ता है, तो विल पावर भी जो है ये एक बैटरी की तरह होती है, ये ड्रेन हो जाती है, आपको इसको दोबारा रिचार्ज करना है। आपको इसको रिचार्ज करने के लिए आपके पास इंट्रिंसिक मोटिवेशन होनी चाहिए, और इंट्रिंसिक मोटिवेशन आपको उस वक्त मिलती है कि जब आप समझते हैं कि हाँ यार मेरी लाइफ में एक बड़ा मकसद है, मेरी लाइफ में कुछ इंपॉर्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो मैंने अपनी लाइफ को उन वैल्यूज़ के तक गुजारना है। मैं हमेशा एक बात किया करता हूँ कि टाइम मैनेजमेंट जो है ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में इस पे बहुत सी ट्रेनिंग वर्कशॉप्स करवाई जाती हैं। आप 2 क्वेश्चंस कोई भी काम करने से पहले करें कि ये मैं किसी भी लम्हे पे कोई भी काम कर रहा हूँ तो क्या ये काम मुझे मेरे गोल्स के करीब कर रहा है या दूर कर रहा है, हाँ। या क्या ये काम मेरी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड कर रहा है या नहीं कर रहा। अब लाइफ डजंट मीन करियर, लाइफ डजंट मीन ओनली फैमिली, लाइफ डजंट मीन ओनली फ्रेंड्स। इट मीन्स कि आपने कोई भी काम करना है तो वो काम आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में, आपकी फैमिली लाइफ में, आपकी सोशल लाइफ में कोई ना कोई वैल्यू ऐड कर रहा है। और इस पे फिर देयर आर सो मेनी थिंग्स। एक और चीज, हम जिस तरह आप डिस्कशन कर रहे हैं और सोहा भी बड़े मजे के सवालात पूछ रही है, पाजी ये है कि हमने अपना वक्त मसरूफियत को कैसे निकालना है, कैसे दोस्तों को टाइम देना है, लेकिन सर बहुत सारे ऐसे लोग जो बड़े वेले होते हैं और कहते हैं टाइम पास ही नहीं हो रहा है पाजी, इस टाइम को कीमती कैसे बनाया जाए, उनको भी थोड़े से चाहिए। अच्छा हरमीत, ये आपने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की है। एक्चुअली यू आर टॉकिंग अबाउट बोर्डम। देखें जो जेन ज़ी है, जेन ज़ी का बहुत बड़ा प्रॉब्लम ये है कि आपके पास कई बार वक्त तो होता है लेकिन आपको ये अंडरस्टैंडिंग नहीं होती कि मैंने उस वक्त को प्रोडक्टिवली कैसे यूटिलाइज करना है। हाँ। अब उसकी वजह ये है कि ऑल द टाइम यू आर एंगेज्ड विद सोशल मीडिया, आपको एवरी सेकंड मोमेंट एंटरटेनमेंट मिल रही है। आप सोशल मीडिया पे पोस्ट अपलोड करते हैं, आप बार बार उसको चेक करते हैं, आप देखते हैं कि पिक्चर पे लाइक आया, कमेंट आया, आपके अंदर डोपामिन प्रोड्यूस हुआ, तो आपको एक खुशी की कैफियत मिल रही है। और ये जो एंटरटेनमेंट है, ये जो प्लेजर है, ये आपको एवरी सेकंड चाहिए। और जैसे ही आप इस वर्चुअल वर्ल्ड से निकलते हैं और आप देखते हैं कि हाँ यार मेरे पास कुछ प्रोडक्टिव करने को है ही नहीं, तो फिर आपके अंदर बोर्डम आती है। तो आई ऑलवेज बिलीव कि अगर आप बोरियत से बचना चाहते हैं तो आपकी लाइफ में कुछ ऐसे इंटरेस्ट होने चाहिए कि जो आपकी लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकें। वो कोई अच्छी हॉबी हो सकती है, वो कुछ आपका हल्का याराना होना चाहिए कि जिसके साथ आप बैठ के पॉन्डरिंग कर सकें, सेल्फ रिफ्लेक्शन कर सकें, जिनके साथ आप कर सकें, शेयरिंग योर थिंग्स। सो इट्स ऑल अबाउट के मैं ये कहता हूँ कि लाइफ में गोल्स का होना, लाइफ को मीनिंगफुल अंदाज से जीना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जब तक आपकी लाइफ में गोल्स नहीं होंगे, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल सोसाइटी के हाथ में होगा, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल मीडिया के हाथ में होगा, आपका लोकस ऑफ कंट्रोल सोशल मीडिया के हाथ में होगा। सो वो लोग के जिनकी लाइफ में गोल्स होते हैं, ऑटोमेटिकली उनके पास
बड़ा जवास होता है कि मैंने आपको अपने टाइम अच्छा। को कैसे यूटिलाइज करना है, कैसे मैंने टास्क को प्रायोरिटाइज करना ऐसे है। गोल ओरिएंटेड लोगों की बात कर लेते हैं। अब देखिए हरमीत पाजी का एक गोल है, यहाँ सुबह आके 2 घंटे का शो करते हैं, उसके बाद फिर फील्ड में भी जाते हैं, काम भी करते हैं। उनको पता है कि मेरी डायरेक्शन क्या है, मैंने काम करना है, मुझे पता है कि मैं यहाँ पे काम कर रही हूँ, उसके बाद मैंने क्या कुछ करना है। लेकिन जो लाइफ ओरिएंटेड या गोल ओरिएंटेड लोग होते हैं उनके भी मसले टाइम मैनेजमेंट के बहुत होते हैं। अगर आई एम टॉकिंग अबाउट माई सेल्फ ना, तो जैसे मुलाजमत के बारे में कहा जाता है कि जिंदगी को मुलाजमत की जरूरत है, आपकी मुलाजमत को सारी जिंदगी नहीं चाहिए Very होती है। true, हम करते very यही true. हैं, हम सारी जिंदगी दे देते हैं। तो खैर जो मुलाजमत भी करते हैं उनके लिए भी आप टाइम मैनेज करना बहुत मुश्किल हो जाता है, बिकॉज दे हैव सो मेनी थिंग्स टू डू। एक वो है जो बोर्डम का शिकार है और एक वो इनके पास टाइम नहीं निकलता। देखें सोहा, आप ठीक कह रही हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि जो आप बात कर रही हैं ना कि आप बैलेंस नहीं कर पाते, उसकी वजह यह है कि मटीरियलिस्टिक सेंट्रिक सोसाइटी में हमारा एक ही मुद्दा है कि हमने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है, और हमने अपनी लाइफ को करियर समझ लिया हुआ है। करियर जो है वो आपकी लाइफ का एक इम्पॉर्टेंट एलिमेंट है, लेकिन जब आप लाइफ को करियर समझ लेते हैं तो फिर आपका सारे का सारा फोकस जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाने में है। और मार्केट फोर्सेस आपको ये बावर करवाती हैं, आपके थॉट प्रोसेस को चेंज करती हैं कि आपने ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कैसे कमाना है और आपकी परचेजेबिलिटी कैसे बढ़े। सो दिस इज़ अबाउट के ये जो करियर है, ये करियर की अपनी एक इम्पॉर्टेंस है। आप अपनी लाइफ के करीबन 90,000 घंटे अपने करियर को देते हैं, लेकिन उसके साथ साथ आप अपनी लाइफ का 1/3 सोने में गुजारते हैं। उसके साथ साथ आपकी एक फैमिली है, और आपकी लाइफ में जो ब्लिसफुलनेस आती है, जो हैप्पीनेस आती है, वो आपके रिलेशनशिप से आती है। दुनिया में जो सबसे बड़ा सपोर्ट सिस्टम है वो आपकी फैमिली है, वो आपके इंटीमेट रिलेशंस हैं, वो आपका एक फ्रेंड सर्कल है कि जिनके साथ आप बैठ के आप जब गप्पे लगाती हैं, आप अपना कैथारसिस करती हैं, तो आपकी सारी थकावट उतर जाती है। वो आपकी लाइफ में कोई ऐसी एक्टिविटी हो सकती है कि जो एक्टिविटी आपको मेंटली फिजिकली रिजुविनेट करे। जैसे कुछ लोग क्या करते हैं, वो जिम करते हैं, कुछ लोग वॉक कर लेते हैं, कुछ लोग योगा करते हैं, कुछ लोग कोई ना कोई स्पोर्ट्स करते हैं। तो ये आपने खुद देखना है कि क्या मेरी सेहत इंपॉर्टेंट है या सिर्फ पैसा कमाना इंपॉर्टेंट है। अच्छा, आपको पता है ये वो गलती है जो मुझे लगता है हर मतलब 99% लोग जो है वो ये गलती करते हैं। मैं कंक्लूड करना चाहती हूँ इस पूरे टॉपिक को। थैंक यू सो मच यासिर फॉर बीइंग सो हियर, और प्रोडक्टिव बातें की इस हवाले से कि देखिए बात सिर्फ इतनी सी है कि ज़िंदगी को मुलाजमत की ज़रूरत है। आपकी मुलाजमत को सारी ज़िंदगी की ज़रूरत नहीं है। इसमें बहुत सारी ऐसी चीज़ें, इसको मैनेज करना बहुत ज़रूरी है। आपके रिश्तेदार, आपके रिश्ते, आपकी सेहत, उसके अलावा एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ या आपकी अपनी ज़ात। तो मी टाइम को ना भूलें। सारा दिन काम कर करके आपको याद आता है कि अब मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, तो टाइम मैनेजमेंट सिर्फ एक चीज़ इसमें आपको जिस चीज़ के लिए चाहिए होती है वो होती है आपकी विल। आप आज ही सोचें, आज के दिन ही सारी चीज़ें और सारा टाइम आप मैनेज कर लेंगे। हमने एक क्विक ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं। कीप वॉचिंग गुड मॉर्निंग पब्लिक। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। क्योंकि इसके बाद भी आपने खबरें सुननी है, इससे पहले भी आप खबरें सुन रहे थे कि मौजूदा सूरत हाल क्या है, तो हमारी कोशिश होती है कि गुड मॉर्निंग पब्लिक के इस प्लेटफॉर्म से थोड़ी ऐसी चीज़ें रिकॉल की जाए तो थोड़ा आपको रिफ्रेश कर दें। आपको पता है गुजरांवाला से एक रिपोर्ट है जो कि हमने आपको दिखानी है। फर्नेस ज़रूफ जो है वो कितना फेमस है, कितना लोग इसको प्रेफर करते हैं। ज़रूफ साजी मुझे ऐसे याद पड़ता है कि जब हम बचपन में इसको पढ़ा करते थे या देखा करते थे तो उस वक्त हमें करने का बहुत शौक था। हाँ, अलबत्ता अब ये चीज़ें जो है वो आहिस्ता आहिस्ता नापैद होती चली जा रही हैं, लेकिन कहाँ पर ये रवायत अभी भी जिंदा है? गुजरांवाला में एक रिपोर्ट है, वो देखकर वापस आए, फिर से कंटिन्यू करते हैं। नूह इंसान ने कुरे अर्ज पर कदम रखते ही अपनी खुराक को काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कोई फन सीखा, तो वो फन ज़रूफ साजी यानी कि मिट्टी के बर्तन बनाने का फन था। जिद्दत के साथ साथ नबाताती बर्तनों का इस्तेमाल कम हुआ तो ज़रूफ साजी के हुनरमंदों ने मिट्टी से खिलौने, सजावटी और राइशी सामान बनाने में भी महारत हासिल कर ली, मगर जिद्दत तो इस पर भी भारी रही। लेकिन आज भी गुजरांवाला में ज़रूफ साजी के फन से मुंसलिक हुनरमंद इस सकाफत को हुनर की मदूमियत से बचाने के लिए नस्ल दर नस्ल मुंतकिल कर रहे हैं। 80-50 साल तो कर रहे हैं। साडा पुराना जदी पुश्ती कारोबार है। बज़ाहिर मिट्टी के बर्तनों का इस्तेमाल तो आसान है, लेकिन इन बर्तनों की तैयारी में कम्हार की मेहनत मिट्टी को अपने पाँव से खूब अच्छी तरह गूंदने से शुरू होती है, और फिर इस नबाताती चिकनी मिट्टी को बर्तननुमा शक्ल देने के लिए कम्हार दौरे कदीम से इस्तेमाल होने वाले मिट्टी के ही बने औजार, जिनमें करेड़ियाँ और थतवे का इस्तेमाल करते हुए अपनी उंगलियों के जादू से मिट्टी को खूबसूरत बर्तनों की शक्ल दे देता है। मेरे बाप दादा भी यही काम करते थे। इसमें मजदूरी भी अच्छी बन जाती है। प्लास्टिक के
बर्तन तो बीमारियां फैला रहे हैं और ये मेलामाइन जो है ये कैंसर का मूजब बन रहे हैं। बर्तनों के सांचे को दिलकश और खूबसूरत बनाने के लिए इन पर नक्श नगारी करना भी इन हुनरमंदों के हाथ का ही एक हुनर है और इन बर्तनों को मजबूत और काबिल इस्तेमाल बनाने के लिए कमरानुमा भट्ठे में अच्छी तरह पकाना भी इन दस्तकारों के फन की ही फनकारी है। मट्टी के उंगलियों के इशारे से सांचे बनाना और फिर इन सांचों को फलाह इंसानियत के इस्तेमाल में लाना, यही तो ज़रूफ साजी है। वैसे तो ज़रूफ साजी मधूमियत का शिकार है, लेकिन गुजरांवाला के दस्तकार आज भी इस जादुई फन को अपनी उंगलियों में समेटे बैठे हैं। कैमरामैन मुदस्सिर अहमद के साथ बिलाल शफीक, पब्लिक न्यूज़, गुजरांवाला। और इसमें जो ज़बरदस्त सा खाना बनता है वो तो हरमीत पाजी हमें बताएंगे। अगर हम फ़न ज़रूफ़ी की बात करें और ज़रूफ़ साजी की बात करें तो ये फ़न तो वाकई अब बहुत कम मिलता है, लेकिन अगर आप गांव देहातों में जाते हैं तो वहाँ पर जो हंडियाँ बनती है और ख़ासतौर पर मट्टी के बर्तन और इन पे बनने वाले खाने जो हैं, आपको पता है उसकी वैसे भी बहुत सारी अफादियत है, बहुत सारे फ़वाइद हैं। आपका pH लेवल जो है वो बड़ा अच्छा रहता है। इसके अलावा हरमीत जो टेस्ट मट्टी के बर्तन में खाने का और बनाने का होता है उसका कोई नेमुल बदल नहीं है। कितना ट्राई किया है आपने खाना इस तरह? जारी बात है, इस मिट्टी में जन्मे हैं तो मिट्टी से जो बने बर्तन हैं उसका स्वाद ही, उसमें जो खाना बनता है उसका स्वाद ही कुछ और होता है। और वैसे कुम्हार की मैं बात करूं तो मैंने बड़े करीब से ये सारी चीज़ें देखी और बड़े मज़े की भी होती हैं। कहीं ना कहीं शहरों में जो जन्म लेने वाले बच्चे होते हैं उनको ये चीज़ें किताबों में या वीडियो में जब वो लगती हैं, लेकिन ये करीब से बड़े मज़े की होती है। और कुम्हार मेरा पड़ोसी था, मैं उम्मन सुबह के टाइम जाता था स्कूल, जब छुट्टी होती थी तो वो बर्तन बनाता था। उसके लिए एक स्पेशल ख़ास सी मट्टी होती है और वहाँ पे एक इलाका है, वहाँ से ही मिट्टी लेके आते थे और फिर मुख्तलिफ कड़ा जिसे कहते हैं पंजाबी में, बर्तन मुख्तलिफ किस्म के, तवा जो होता है जिस पे आज लोहे का तवा है, तो वहाँ पे ज़्यादातर तवे जितने मिलते थे वो मिट्टी के होते थे। फिर इसको बनाना मेहनत का काम है, बड़े मज़े से पाँव से एक छोटी सी लकड़ी से बनाई एक मशीन सी होती है जिस पे ये तमाम तर चीज़ें जो हैं बनाई जाती हैं, फिर इसको एक भट्टी में पकाया जाता है। लेकिन हाँ, आपने बात की खानों के हवाले से, तो मुझे मेरी वालदा जो है वो कड़ी बनाती थी इसमें, और बड़े मज़े की कड़ी, और बहुत ऐसे ऐसे चीज़ें जो हैं उसका टेस्ट बड़ा डिफरेंट। और एक और चीज़ आपको बताऊं, आजकल तो फ्रिज का रुझान ज़्यादा है और हमारे यहाँ ये होता था कि कड़ा जो होता था उसमें पानी पड़ा होता था, उस कड़े से पानी हम डालते तो पानी बिल्कुल ठंडा यख जिसे कहते हैं, तो इसका इस्तेमाल गांव में आज भी उसी तरह ज़्यादा है देहातों में, और कहीं ना कहीं सेफ़ है, इसका खाना भी महफूज है। और आजकल जिस तरह रुझान है और कैंसर जिस तरह बढ़ रहा है, जिस तरह रिपोर्टर ने बात की, उमूमन हम देख रहे हैं कि प्लास्टिक के बर्तन आ गए हैं, फिर हम देख रहे हैं कि दीगर ऐसी चीज़ें जो कुछ नाकिस मटेरियल हैं जिसकी वजह से वो चीज़ इस्तेमाल होती है, तो वाकई में वो नुकसानदेह हैं। लेकिन अगर हम बर्तनों की तरफ जाते हैं तो एक तो सस्ते, दूसरी जानिब मयारी भी, और खाना भी उसका टेस्टी। और हरमीत, हम भी पूरे देसी हैं, आपने पूरे डिस्क्राइब कर दिया कि इसमें क्या क्या होता है, खाने कैसे बनते हैं, पानी कैसे ठंडा होता है, आटा जिसमें गूंदा जाता है वो ज़बरदस्त। आप देखिए बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमने खुद देखी हुई, और जो स्क्रीन के उस तरफ लोग बैठे वो भी सोच रहे होंगे यस सोहा हरमीत बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन अब ये चीज़ शहरों में कंपैरेटिवली थोड़ी कम हो गई है, लेकिन फिर भी इसके फ़ायदे बहुत सारे हैं, एक्सपेंस नो है। तो कोशिश करें आप भी कहीं ना कहीं इस रवायत को ज़िंदा रखें और इसका इस्तेमाल घरों में किया करें। खैर, हमने अब एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शो को कंटिन्यू करेंगे, आप देखते रहें। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। लेट्स टॉक अबाउट सम मैचेस जो कि अब लाहौर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। खैर, अलबत्ता लाहौर की करंट सिचुएशन तो आपको पता है कि ज़मान पार्क या लाहौर में पहले भी मैचेस की वजह से दफ़ा 144 जो है वो नाफिज की गई थी, लेकिन इस वक्त सूरत हाल ये है कि पाकिस्तान सुपर लीग होने की वजह से हर चीज़ को खुशाइंद रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। प्लेयर्स जो कि इंटरनेशनल प्लेयर्स भी बहुत सारे टीम्स का हिस्सा हैं वो भी पाकिस्तान में और ख़ासतौर पर लाहौर में मौजूद है। लेकिन अब ये जो प्ले ऑफ मैचेस हैं ये लाहौर में शिफ्ट कर दिए गए हैं। शाम 7 बजे मैचेस जो है उसका आगाज़ होगा, और आपको पता है कि पहला मैच जो है वो लाहौर कलंदर और मुल्तान सुल्तान्स में होगा। खैर, इस पर हम डिटेल में बात कर लेते हैं। हाफिज़ इमरान हमारे साथ मौजूद हैं और स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, इनको आज के प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। अस्सलाम वालेकुम इमरान, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस दिस मॉर्निंग। अब बताइएगा कि प्ले ऑफ के जो तमाम मरहले हैं और तमाम मैचेस हैं वो लाहौर में शिफ्ट कर दिए गए। लाहौर की करंट सिचुएशन भी आपको पता है, आप कैसे देखते हैं इस डिसीजन को? देखिए जी, जो खेल की सरगर्मियां हैं, ये जो हालात सियासी हैं वो तो साथ ही साथ दुनिया भर में ऐसे मसाइल रहते हैं, लेकिन खेलों के मुकाबले जारी रहते हैं और हुकूमतें अपने अगर किसी भी मुकाबले की मेज़बानी कर रही होती हैं तो वो अपने खिलाड़ियों की हिफाजत को यकीनी बनाती हैं और वो सबसे पहले तरजीही बुनियादों पर होना चाहिए। बहुत खुशाइंद है कि पाकिस्तान में 8वां एडिशन भी अपने इख्तिताम की तरफ पुरअमन तौर पर इख्तिताम की तरफ बढ़ रहा है। 4 मैचेस से दूर हैं हम, और अब
यकीनी तौर पर ये मैचेस भी पुरअमन तरीके से मुकम्मल होंगे और पाकिस्तान सुपर लीग का 8वां एडिशन भी अपने अख्ताम को पहुंचेगा। जहां तक ताल्लुक आज के मैच का है, देखें ये दोनों टीमें इस टूर्नामेंट की सबसे बेहतर टीमें हैं। इन दोनों टीमों में से ही किसी एक को ये ट्रॉफी जीतनी चाहिए, क्योंकि जितनी अच्छी क्रिकेट इन्होंने खेली है, जितने बेहतर खिलाड़ी इन दोनों टीमों के पास हैं, वो पीएसएल में दीगर दो टीमें जो बाहर हुई हैं और जो दो टीमें इस प्लेऑफ्स की का हिस्सा हैं, इन सब टीमों में से अगर कोई दो बाजी जब आप बात करते हैं ना तो सोहा का चेहरा वैसे खिल उठता है, और अगर लाहौर की बात आती है बाजी तो फिर सोहा तो कंट्रोल करना उसको मुश्किल होता है। बाजी एक चीज़ जो जिस किस्म से हालात हैं, जो कशीदगी है, तो आप आज प्रैक्टिस भी नहीं होगी, तो उस पर आप क्या तबसरा करेंगे, क्या होगा, कितना असर पड़ेगा प्रैक्टिस ना होने की वजह से? देखिए, जो सड़कों पर हो रहा है इसको खेल से हमें जोड़ना नहीं चाहिए और ना इसको जुड़ना चाहिए। जैसा कि आपने देखा कि कल निगरान वज़ीर आला साहब के लिए, मोहसिन नकवी साहब के लिए एक ट्वीट भी किया पीसीबी की इंतजामिया कमेटी के चेयरमैन नजम सेठी साहब ने। तो खिलाड़ियों की हिफाजत के ऊपर तो किसी किस्म का कोई समझौता होना नहीं चाहिए। देखें, उसकी वजह यह है कि पाकिस्तान ने 2009 में, उससे पहले न्यूजीलैंड पर, ये जो हालात पाकिस्तान ने जिसका सामना किया है ना, इसने पाकिस्तान में सिर्फ खेलों को ही नुकसान नहीं पहुंचाया, इसने पाकिस्तान की मईशत को भी बहुत नुकसान पहुंचाया है। देखिए, जब आप दुनिया के गैर मुल्की खिलाड़ियों को, बैरूनी दुनिया से आने वाले लोगों को हिफाजत के हवाले से अगर आपके मुल्क में कुछ तहफ़्फ़ुज़ात पैदा हो जाते हैं तो उसके बाद आपकी हर चीज़ मुतासर होती है। आपके एक अरसे के बाद और मतलब हज़ारों कीमती जानों की कुर्बानी के बाद ये दोबारा से सिलसिले शुरू हुए हैं, ये मुनक़ता टूटा हुआ जो सिलसिला वो बहाल हुआ, तो इसको आगे चलना चाहिए, इसी स्पिरिट में चलना चाहिए। और जब लाहौर कलंदर्स के मैचेस जितने भी लाहौर में खेले गए हैं, आप दोनों ने देखा है कि कितना क्राउड किस तरीके से, किस जोश और जज्बे के साथ मैदान में आता है। तो लोगों को तफरीह की जरूरत है। ये जो लोगों को तफरीह नहीं मिली है चंद बरसों में, उसका मुआशरे में नुकसान हुआ है। ये आज जो आप पोलराइजेशन देख रहे हैं, जिस तरह से आप इंतशार देख रहे हैं, आपके पास कोई तफरीह का मौका ही नहीं है, आप बाहर जा ही नहीं पाते हैं। ये जो 24 करोड़ 25 करोड़ लोग हर मैच में स्टेडियम में आ जाते हैं ना, इस स्पिरिट को और इस जरूरत को समझने की सबसे पहले इसको तरजीह बुनियादों पर इसको समझना चाहिए कि जरूरत क्या है। चलिए इस बारे में भी कह दें, अगर आप बात करें ना, सॉरी आपको इंटरप्ट कर रही हूं, लेकिन यहाँ पर ये ऐड करना जरूरी है कि चीप एंटरटेनमेंट है, ये तो चले हमने मान लिया, चीप तो नहीं है खैर, लेकिन वे ऑफ एंटरटेनमेंट ऐसा है कि इसको हम कर सकते हैं आवाम के लिए एक्सेसिबल। अब देखिए, अगर आप टिकट्स की बात करें तो कोई 100 कॉल तो हरमीत पाजी को आ जाते हैं, 100,000 तो आपको आ जाते होंगे, टिकट चाहिए टिकट चाहिए। अब पीसीबी की अगर हम बात करें, ठीक है, स्पॉन्सरशिप एंड ऑल दैट जो भी क्राइटेरिया होता है, थोड़ा सा अगर टिकट्स पर काम किया जाए, ब्लैक में भी मिल रही हैं आपको, वैसे बहुत महंगी मिल रही हैं, अगर कम करेंगे तो लोग और भी ज्यादा बड़ी तादाद में जाएंगे। लोगों को इस वक्त आपको पता है इतने स्ट्रेसफुल माहौल में जरूरत है किसी एंटरटेनमेंट की, तो ये टिकट के पैसे कम करने पे क्यों नहीं बात होती? कि 25,000 की अगर गुंजाइश है स्टेडियम में और इतनी महंगी टिकटों के बावजूद भी वो 25 के 25,000 स्टेडियम भर देते हैं लोग, तो इसका मतलब है कि लोगों में गुंजाइश मौजूद को खरीदने। हम ये क्यों नहीं कहते हैं कि हमें स्टेडियम 1 लाख वाला बना देना चाहिए? सर अभी उसकी वजह ये है कि जो बिजनेस मॉडल है इसको भी देखने की जरूरत है। आपकी बात ठीक है कि थोड़ी गुंजाइश पैदा की जा सकती है कमी करके, लेकिन अगर आप फौरी तौर पर वो कर दें, लेकिन साथ ही साथ आप 1 लाख का स्टेडियम बनाने का मंसूबा कि 1 लाख कैपेसिटी वाला स्टेडियम आप बनाना शुरू कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग स्टेडियम तक जा सकें। और इसी जो मैं कह रहा था ना, एक अच्छी तफरीह की जरूरत है, और ये साथ साथ एक मौका मैसर आता है जहाँ पे लोग हजारों की तादाद में स्टेडियम का रुख करते हैं। तो इसको इसी स्पिरिट में, इसी जोश जज्बे के साथ, इसी लगन और दिलजमी के साथ इसको इख्तिताम की तरफ लेके जाना चाहिए, ताकि लोगों के दिलों में खुशगवार यादें वाबस्ता रहें और वो अगले बरस दोबारा स्टेडियम तक आने के लिए मुतहर्रिक रहे और उनमें इसकी प्यास बाकी रहे कि हमने दोबारा भी स्टेडियम जाना है। तो उसके उस सिलसिले में जिस तरह से लाहौर में अगर वैसे सोहा ने जो बात की ना, वो एक आम आदमी की, कि कम से कम हर एक की ख्वाहिश होती कि ये जो जिस किस्म का माहौल बना तो उसमें वो भी लुत्फ उठा सके। लेकिन बहरहाल आपने भी अच्छी बात की कि स्टेडियम जो है वो बढ़ाना चाहिए। स्टेडियम बनाएं। ठीक है जी सर, मंसूबा ये नहीं, मैं समझ गया आपकी बात को, अच्छा जवाब आपका भी है भाई। अब कलंदर और सुल्तान और भाई क्या होने जा रहा है, क्या कहेंगे, किस का पलड़ा आपको भारी लग रहा है भाई? वैसे अगर आपको लाहौर कहेंगे तो फिर सोहा के तो चेहरा वैसे लाहौर नहीं जीतने हैं, लाहौर के अंदर की ट्रॉफी है इस दफा पाकिस्तान सुपर लीग की, लेकिन फिर भी आप कुछ प्रिडिक्ट कर दें अगर आपने करना है तो।
मेरा ये ख्याल है कि चूंकि लाहौर ज्यादा बेहतर बॉलिंग यस ताकत रखता है, लाहौर के पास जो बर्तरी उनको आती है, एक तो ये कि शाहीना अफरीदी लक फैक्टर उनके साथ सर ट्रैवल शादी भी करता तो हो है। गई है ना उनकी, शादी के बाद हर कोई तो नहीं करता। देखिए उनकी खुशकिस्मती में इजाफा हो गया। हाँ इजाफा हो ठीक है। गया, यस। और उनके वो बॉलिंग को, उनके पास बॉलर्स अच्छे हैं, वो उसका इस्तेमाल भी अच्छा करते हैं। तो आप अगर 50-60 भी करते हैं ना, तो वो आप 40-60 भी करते हैं, हाँ। तो वो लाहौर की फेवर में जाता है। है तो लाहौर आज फेवरेट है मेरे। इन दोनों में से किसी एक को जीतना चाहिए, ये वाला 8वां एडिशन। और अगर उसमें लाहौर जीतता है, यकीनी तौर पर जीतना चाहिए उसको, दिफाई चैंपियन भी है, उनकी टीम भी अच्छी है, तो फिर लाहौर है। और सर अच्छा एक और बात है, देखिए ना मारे भी तो कितनी खाई है ना लाहौर कलंदर्स ने। अब राना आतिफ साहब की अगर हम बात करें तो क्या हमने भी लगता तो है पाजी आपका भी दिल तेजी से धड़क रहा है लाहौर लाहौर कलंदर्स के लिए। लेकिन सर ये बताइएगा, अच्छा बाकी टीम्स की चलिए हम बात कर लेते हैं। अनप्रिडिक्टेबल तो होते हैं मैचेस, आपको पता है क्रिकेट में आप कुछ प्रिडिक्ट कर दें, आप होपफुल हो सकते हैं और आपको चांसेस नजर आ सकते हैं, लेकिन फिर भी बाजी कहीं भी पलट सकती है। आप कराची किंग्स को देखिए, आपके जाते जाते भी उन्होंने अच्छा खासा दिखा दिया है कि हमने बदला पूरा किया, किसी भी चीज का किया हो। तो ये आप अगर जी बोले। जी देखिए सही बात यह है कि उस मैच का ना देखें, कराची किंग्स में जिन्होंने परफॉर्म किया या लाहौर आप देखें अपनी फुल स्ट्रेंथ के साथ नहीं किया, उनको जाना चाहिए था ताकि वो अच्छे नोट पर फिनिश करके ना, हाँ। तो वो प्लेऑफ्स में मतलब है कि बगैर किसी उसके जाते हैं कि आप हारे नहीं हुए हैं। एक बिल्कुल प्रेशर लेस मैच था, उसका कोई नतीजे पर असर नहीं पड़ना था, इसलिए वो उससे बेहतर क्रिकेट खेलते तो ज्यादा अच्छा होता। उन्होंने नहीं खेली है। एक मोमेंटम आपको टूटना नहीं चाहिए। जब आप एक बिल्कुल प्रवास आपके ऊपर की तरफ जा रही है, आप बुलंदी पर जा रहे हैं, हमको खुद से नीचे नहीं गिरना चाहिए। तो फिर ऊपर से उठने के लिए आपको दोबारा से रीग्रुप होना पड़ता है। तो मेरा ये ख्याल है कि जो आपने कहा है कि वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है उनकी, आप देखें कि इसी तरीके से उनके विकेट्स एक मैच में गिरी बहुत ज्यादा, लेकिन वो मैच वो भी जीत गए थे। रन उसमें भी उन्होंने उतने कर लिए थे। उनकी जो खासियत है इस टीम की, एक तो ये है कि उनके पास बैट्समैन बहुत अच्छे मौजूद हैं और बल्लेबाजों में अगर नहीं, यकीनी तौर पर उनका बहुत ज्यादा इन्हिसार फखर जमान पर होता है। फखर को आउट करना एक तरीके से मुल्तान के लिए सबसे अहम होगा। अगर वो नहीं कर पाते हैं तो फिर फखर की मौजूदगी में वो क्रीज पर रहते हैं तो ना सिर्फ रन तेजी से होते हैं बल्कि रन लंबे भी होते हैं। और प्ले ऑफ्स में जब आप चले जाते हैं, नॉकआउट स्टेजेस पर आ जाते हैं ना जब, तो यहाँ पर 200, 250, 250 के बजाय ना 170-80 में भी टीमें मैचेस जीत जाती हैं। प्रेशर मैचेस होते हैं, मुख्तलिफ तरीके से आपका जो दिमाग है और जो जिस्म है वो काम करता है। तो 180 वाला ये तो हो गया पीएसएल की बात। लेकिन पाजी हम कल से देख रहे हैं, परसों से देख रहे हैं, जब तब्दीलियां आई हैं आने वाली सीरीज के हवाले से, तो उस पर भी बहुत ज्यादा लोग तकसीम दिखाई देते हैं। आपका क्या तबसरा है? क्या ये अच्छा हुआ है कि सीनियर को रेस्ट करने का चांस मिला है? देखें बिल्कुल, जब भी आपको पता है कि मौसम में तब्दीली आती है तो आपको सड़कों के ऊपर अगर लॉन्स आप देखते हैं, बागात में देखते हैं, तो ऊपर से काटे जाते हैं, बड़ी बड़ी टहनियाँ काटी जाती हैं, नई कॉम्पलें निकलती हैं नीचे से। तो ये एक तैयारी होती है अपने आप को आने वाले सीजन के लिए तैयार करने की और बेहतर करने की। शादाब खान पाकिस्तान के नायब कप्तान थे, शादाब खान को उनकी जगह पर कप्तान मुकर्रर किया गया है। साइम अयूब बहुत अच्छा खेले, एहसानुल्लाह बहुत अच्छा खेले, जमान खान ने सबको मुतासिर किया। तो इन्हें कहाँ मौका मिलना था, इन्हें कहाँ मौका मिलना था, इन्हें कहीं तो मौका मिलना है। आपने अपनी बेंच स्ट्रेंथ को तैयार करना है, मुतबादल खिलाड़ियों को तैयार करना है, और उनको तैयार करने का एक ही तरीका है जो कि यही है कि आप उनको मौका दें। हाँ, दूसरा तरीका ये है कि आप अपनी अंडर 19 की और 18 की टीम फौरी तौर पर खड़ा करें, और जो आपके फर्स्ट क्लास के परफॉर्मर्स हैं, जो आपके मुस्तकबिल में पाकिस्तान के खिलाड़ी हो सकते हैं, उनको आप उनके साथ मसरूफ रखें और उनको मौके दें। ऑल दो मैचेस हो रहे हैं, इसकी एक्साइटमेंट काफ़ी ज़्यादा है, लाहौरियों को भी, इस्लामाबादियंस को भी, और जो भी टीम्स प्ले ऑफ में है। खैर मैचेस लाहौर में हो रहे हैं, मैचेस आप ज़रूर देखें, जाएँ, थोड़ा टाइम निकालें अपने लिए भी और टीम को सपोर्ट भी करें। इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।